नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल, लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं साइटिका 2 के उन चैप्टर्स पर जो कायरो एक्यूपंक्चर का हिस्सा है। ये कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर में दो वर्ड है, एक है कायरोप्रैक्टिक, एक है एक्यूपंक्चर। लेकिन ये एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिक नहीं है। यह टीसीएम कायरोप्रैक्टिक का जनक माना जाता है, और प्राय लोगों को ये जानकारी कम है या नहीं है। तो उनको लगता है, सर नीडल से हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? क्या हम अगर मैनुअल कायरोप्रैक्टिक देंगे और कायरो एक्यूपंक्चर से देंगे तो क्या दोनों को हम सेम गिनेंगे? आज मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट और यात्रा करवाता हूँ हुआ तो पॉइंट के बारे में, जिसको जियाजी पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। और हुआ तो जो है वो उसका फिजिशियन है, उसके बारे में। और ये कायरो का जन्म कैसे हुआ, और टीशियम की प्रैक्टिस का ये हिस्सा आज से नहीं बल्कि 4000 साल से है ये। और सैकड़ों साल से बहुत सारे मुख्य गुरुओं के ब्रांच कायरो एक्यूपंक्चर के टीसीएम में लगातार पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए ये कोई नई विधा या नई चीज नहीं है। इसका कर्मिक विकास भी जानेंगे, इनके रिजल्ट पे भी जानेंगे। फिर दो सवाल आते हैं कि सर अगर रिजल्ट देने की बात हो तो मैनुअल कायरो में और कायरो एक्यूपंक्चर में अच्छे रिजल्ट किस में हैं? देखिए, अगर आपको मसाज वाला जो सुख होता है, एक फीलिंग जो आती है, उसमें मैनुअल कायरो आपको अच्छा सुकून देने का कार्य करेगा। यानी पहले दो सिटिंग की बात हो तो कायरो मैनुअल एक्यूपंक्चर सुकून देगा, और रिजल्ट देने की बात हो तो कायरो एक्यूपंक्चर 10 कदम आगे है। इंस्टेंट रिजल्ट है, परमानेंट रिजल्ट है, न केवल वर्टिब्री और स्पाइन के और जॉइंट्स के बल्कि ऑर्गन इशू में भी यह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ये मैं नहीं कहता, यह तमाम शोध पत्र कहते हैं, जो दुनिया के 50 सबसे बड़े शोध करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल जर्नल में छपे हैं, जिसमें से टीशियम के बातें एलोपैथी फिजिशियंस के शोध से है। तो हम लोग जिस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें तीन चार बातें मैं आपको बहुत पहले बता देता हूँ। यात्रा शुरू हो रही है बहुत सारे खंडों में। इसको हुआ तो जियाजी को समझने के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन का समय लगेगा लंबे लंबे क्लास में। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप किसी गुरु के साथ अगर इसकी ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, या पहले से कर रहे हैं तो कीजिएगा। सुनकर मत कीजिएगा, क्योंकि जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उसमें बहुत बारीकी की जरूरत पड़ती है और सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जब दिल्ली और मुंबई में अभी मिलेंगे तो वहां पर 1-to-1 एजुकेशन के तहत मैं उस पर और डिटेल जानकारी प्रैक्टिकल आपको दूंगा। और हर आदमी की कुछ नैसर्गिक गलतियां इस पॉइंट में जबरदस्त होती है, और मैंने ये गलतियां बहुत तायत में देखी है, मतलब ज्यादातर लोगों में देखी है। मैं बहुत बार बहुत सारे क्लिनिक में विजिट करता हूँ, कार्य करता हूँ, तो वहां पर मैंने एक जानने की चेष्टा की कि यह एक्यूपंक्चर का सबसे सरताज पॉइंट है, कायरो एक्यूपंक्चर का ये बादशाह पॉइंट है। लेकिन जब मैं काम करने के तरीके, निडल लगाने के तरीके देखता हूँ तो सब मुझे यही मालूम पड़ता है कि किताब को शरीर के ऊपर लागू करने की चेष्टा है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान का नितांत अभाव है। यानी यह किसी गुरु के सानिध्य में सीखा गया नहीं है, या किसी के पास आपने समय व्यक्त नहीं किया है, या बहुत सारे पेशेंट पे आपने काम नहीं किया है। क्योंकि उस ढंग से काम करने से न तो पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा बल्कि नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और अगर बाई चांस पेशेंट का नुकसान आप करते हैं और फायदा नहीं देते, तो मैं तो उल्टा बोलता हूँ, फायदा मत करो लेकिन नुकसान भी मत करो। तो ये हो गई मूलभूत बातें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत पहले क्या बोल रहा था कि किसी भी एक्यूपंक्चर पॉइंट से, किसी भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से आपको बात करनी आनी चाहिए, मुलाकात करनी आनी चाहिए, उसके बारे में जांचनी आनी चाहिए। वो आपका दोस्त है या दुश्मन है वो पता होना चाहिए, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी पता होना चाहिए। जब तक आपका संपर्क उस पॉइंट से नहीं होगा तब तक उस पॉइंट से आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये
एक हीलिंग साइंस है। यह वैसा साइंस नहीं है जैसा कि फिजियोथेरेपी है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करके चलना है इसमें। आपकी आत्मा, आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार का तरीका, आपके सोचने का तरीका, यह आपको लंबे समय तक टिका कर रखता है। तो बहुत सारी बातें, हीलिंग की बातें जब आप करेंगे तो एक हीलर के रूप में, और जब थेरेपिस्ट की बात करेंगे तो थेरेपी के बारे में। तो मैं दोनों बातें चलाकर आपको बताऊंगा। अब इसमें से आपको पिक करना है कि आप हीलर बनना चाहते हैं या थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। ज्ञान एक जैसा होगा लेकिन अंतर बहुत जबरदस्त है और बहुत गहरा है। टीसीएम एक गहरी साइंस है क्योंकि इसमें एक तरफ दर्शन चल रहा है और एक तरफ विज्ञान चल रहा है। दो शाखाएं एक साथ चलती है। और यही चीज भारत में है। वहां पर अगर आयुर्वेद की बात होती है तो आयुर्वेद के साथ में मीमांसा की भी बात होती है, धर्म की भी बात होती है, आचरण की भी बात होती है, संस्कार की बात होती है, संस्कृति की बात होती है। तो ये समावेश है, इसको जुदा करके नहीं देख सकते। ना तो आप चीन के टीसीएम को जुदा करके देख सकते हैं, ना भारतीय आयुर्वेद को जुदा करके देख सकते हैं। ये इंटीग्रेटिव अप्रोच है। यह प्रकृति के साथ समावेश कर कर अपने आप को जीवित किया है और आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चल रहे हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको हम लोग समझना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसका नाम है हुआ त्वा जिया जी। एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन जो है हर आदमी का थोड़ा थोड़ा अलग होगा। हमने जिस गुरु से पढ़ा उसमें उनको वा त्वा बोल के ही उच्चारण करते थे, इसलिए मैं यही उच्चारण आप लोगों के लिए करूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पाइन जो है उसके 0.5 चुन दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट में ये पॉइंट आप लोग लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात आपको एक दूसरी भी बताने जा रहा हूँ। जब मैं कल आपको प्रैक्टिकल क्लास के पहले पहले कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, पीपीटी से बताऊंगा, उसके बाद आपको कुछ व्यवहारिक ज्ञान के बारे में, कुछ सेफ्टी मेजर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ही प्रयोग कीजिएगा। वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि हुआतो जिया जी के निडल करने के तरीके किताब की तरह नहीं लिए जाते हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा। एक भी किताब मुझे इंडिया में नहीं मिला जिसमें हुआतो जिया जी को ढंग से काम करने के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया गया है। उल्लेख करना अलग बात है, उस उल्लेख को अपने गुरु से ग्रहण करना पड़ता है। तो आपको जहां जहां आपने सीखा है अपने गुरु से उस चीज को पहले ग्रहण कीजिएगा। वो एक लैंडमार्क बता रहे हैं, जो किताबें बताती है वो लैंडमार्क बताते हैं कि यहाँ होता है, यहाँ होता है। फिर वहां ढूंढना भी होता है, वहां कार्य करना होता है, वहां सेफ्टी होता है, वहां डेप्थ ऑफ द नेडलिंग होता है। तो इसमें तीन चार लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। वो तीन चार लोकेशंस जो होंगे वो 0.2 चून पे, 0.5 चून पे, 0.8 चून पे, 0.1 चून पे हुआ तो जियाजी डिफर कैसे करता है। हुआ तो जियाजी जब शुरू किया गया था तो वो काफी कम पॉइंट पे कार्य किया था, फिर उसके बाद वो ज्यादा कार्य हुआ था। फिर इसकी ये चूंकि बहुत स्पाइन के पास काम किया जाता है तो इसमें बहुत सेफ्टी की बात होती है। और एक अचंभे की बात बताता हूँ। जैसे यूवी 40 एक ब्लड लेटिंग पॉइंट है लेकिन एक्यूपंक्चर के रूप में इस्तेमाल होता है, लोग करते हैं। मैं नहीं करता, मैं ब्लड लेटिंग के लिए ही इस यूबी 40 का इस्तेमाल करता हूँ, निडल पे नहीं करता। वो एक तरह से ब्लड लेटिंग पॉइंट होने के बाद भी लोग करते हैं उस पर रिजल्ट के लिए, और रिजल्ट लोगों को मिलता भी है। वैसे ही हुआ तो जिया जी प्योरली मॉक्सिबेशन का पॉइंट है। निडल भी मॉक्सिबेशन के साथ होता है, जिसमें वार्म निडलिंग है, एडिसिव कैप्सूल निडलिंग है, एडिसिव कैंडल निडलिंग है। तो ऐसे करके बहुत सारी मॉक्सा के टेक्निक्स है इसमें जो आपको इस्तेमाल करने होंगे, जिस पर मैं आपको बताऊंगा। एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या न्यूरोलॉजिकल इशू हो या वर्टिब्रल इशू हो या स्पाइनल इशू हो या कोई भी प्रकार के न्यूरोलॉजी के पैरालिसिस वाले केसेस हो, तो इस टाइप के सारे केसेस में यानी A to Z में हुआ तो जियाजी का इस्तेमाल होता है। यानी आप अपने क्लिनिक में जितने भी प्रकार के ऑस्टोआर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट करते हैं और ऑर्गन के जितने भी डिसऑर्डर, सिस्टमेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट देते हैं, सब में हुआ तो जियाजी का स्थान है। यानी इसके बिना एक्यूपंक्चर की कल्पना करना बेमानी है, अगर आप अच्छे रिजल्ट देते हैं तो। तो इसलिए इसको पहले समझने के पहले हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि यह हुआ तो जियाजी, जिसको हुआ वो जियाजी कहते हैं, यह पॉइंट जानने के पहले हम ये जानेंगे कि 2000 साल से, आज से कम 2000 साल पहले, कभी किसी किताब में 3000 साल लिखा है, लेकिन हमें मालूम है कि एलोपैथी के जन्म से 1600 साल पहले कायरो एक्यूपंक्चर का जन्म हो चुका था। और उसके प्रणेता थे आपके हुआ तो फिजिशियन का नाम है जियाजी।
पॉइंट का नाम है। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें आगे चलकर सीखेंगे। सेफ नीडलिंग कैसे करते हैं, नीडलिंग शॉर्टनेस क्या होता है, उसकी देची कैसी होती है, वर्टिब्रल फिक्सेशन कैसे होता है, पेल्पेट इसको कैसे किया जाता है, स्पेकोपंचर कैसे किया जाता है, मैनुअल मैनुपुलेशन कैसे किया जाता है, मॉक्सिबेशन किया जाता है, जो उसके तरीके कितने प्रकार के होते हैं। और एक खास बात और बता देता हूँ, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे इस लेक्चर के बाद भी करेंगे, तो उनको एक चीज जानकारी बता देता हूँ कि जिस ढंग के आप 1.8 सेंटीमीटर से इस पे ऑक्सीवेशन का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, नंबर वन। नंबर टू, सिर्फ मॉक्स घुमा देने से आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। नंबर टू, यहाँ पर बहुत डेप्थ सुई की तरह मॉक्सिबेशन किया जाता है, बहुत पर्टिकुलर किया जाता है। और एक बार नहीं, 30 बार से लेके 100 बार तक एक पॉइंट को स्टिमुलेट किया जाता है मॉक्सिबेशन में। प्राय लोगों को जैसे निडल को तो देची देना आता है, निडल को स्टिमुलेट करना आता है, निडल की टाइमिंग आती है, लेकिन मॉक्सा को टाइमिंग के साथ करना नहीं आता है। वो आपको सीखना होगा, क्योंकि उतना तक करने पे वो गहरे तक जाकर इलाज करेगा। ये गहरे तक के लिए पॉइंट है, ये सुपरफिशियल काम के लिए ये पॉइंट नहीं है। ये काफी डीप तक जाता है और हर मेरिडियन को प्रभावित करता है। ये सारे मेरिडियन इसके प्रभाव के क्षेत्र में, कोई भी मेरिडियन ऐसा नहीं है जो इसके प्रभाव से वंचित है। तो अब समझ लीजिए इसका दायरा कितना बड़ा है। और इसके साइंस को समझने के पहले हम एक वर्ड को जानते हैं, उसको कहते हैं मिराकलस हीलर। पूरे टीसीएम की किताबों में किसी को भी मिराकलस हीलर की खिताब नहीं दी गई है, वातों को दिया गया था। इसको देने के पीछे कारण क्या है यह समझेंगे। पूरी कहानी में रहस्य है, रोमांच है, कौतुक है, और एक साइंस के दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है, उसको देखने का एक नजरिया है। कैसे देखेंगे इसको समझना है, तो हम लोग सबसे पहले मिरेक्लस हीलर के बारे में जाएंगे और इसको समझेंगे। इनका जो प्राचीन नाम था हुआ तो का, वो था युआन हुआ। तो हम लोग जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ें और पढ़ें, तो जहां पर भी आपको युवान हुआ के बारे में अगर जानकारी मिले और प्राचीन मिले, तो आप समझ लीजिएगा वो हुआ वो के बारे में है। वैसे बहुत सारी किताबें इनके बारे में नहीं है। मैंने लगभग लगभग 50 शोध पत्र, 50 से भी ज्यादा शोध पत्र ढूंढने के बाद, और बहुत सारे शोध पत्र, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जो कलीग थे उनको चाइनीज लैंग्वेज भी आता था और इंग्लिश भी आता था। वो आदमी वहां पर चाइना में काफी दिन तक समय बिताया था और मेरा रूम पार्टनर था, इसलिए मैं बहुत सारे चीजों को उससे समझ पाया। और अब इनकी किताबें आज भी चाइनीज भाषा में ही अवेलेबल है, इंग्लिश अनुवाद इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया से बता दूं, क्योंकि चीजें उपलब्ध होनी भी होगी जानने के लिए। और जो किताबें उपलब्ध है वो शोध वाली किताबें उपलब्ध है, तो शोध की किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक मिरेक्लस हिलर की खिताब से नवाजी जाने के पीछे कारण क्या था। अगर टीसीएम के महान गुरुओं ने किसी को मिरेक्लस हिलर बोला है, तो इसमें दो बातें आ रही है। एक, हिलर की खिताब इनको दिया जा रहा है, और दूसरा आता है कि एक जादुई शक्ति का मसीहा माना गया है इसको। यानी ये जिस पर हाथ लगाएगा उस पर कुछ न कुछ ईश्वरीय शक्ति का वास होगा। याद रखिएगा, जब भी हम एकुपंचर की बात करते हैं तो हम प्राण की बात करते हैं, अलग अलग एनर्जी की बात करते हैं। जो एनर्जी आपके पास होगा नहीं, वो आपसे ट्रांसफर नहीं होगा, वो फिर सिर्फ किताबी बात होगी, बोलने की भाषा की बात होगी। वह पहले अख्तियार करना होता है, लेना होता है, फिर देना होता है। तो हीलिंग के लिए पेशेंट को भी और थेरेपिस्ट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, पूरी हीलिंग साइंस है ये। एक का हीलिंग वो होता है जिसमें हम बॉडी की एनर्जी पे काम करते हैं। एक हीलिंग होती है जो आपके खुद के द्वारा, आपकी पुनर्जन्म से और आपके व्यवहारिक जीवन से आपने अर्जित की है, वो आप पेशेंट पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हुआ तो जिया जी को इन दोनों चीजों का क्रेडिट दिया गया। तो अब एक बात, अब इनके बचपन से हम यात्रा शुरू करेंगे कि यह कैसे में आगे बढ़ते हैं। जब ये पैदा हुए थे, जब थोड़े से गरीबी में इनका जीवन बीता, बहुत अच्छी माली हालत इनकी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात है कि हुआतो जिया जी को पूरे पूरे टीशियम में एक ऐसे गुरु के रूप में ख्याति है जिसमें दया
करुणा की भावना है, और बार बार ये उल्लेख है कि ये आदमी पूरी टीसीएम दुनिया का एकमात्र ऐसा मसीहा था, ऐसा हीलर था और ऐसा फिजिशियन था। इसको फिजिशियन की खिताब दी गई, याद रखिएगा। ये थेरेपिस्ट के ऊपर की, फिजिशियन का खिताब उन्हीं को दिया गया जो ऑपरेशन वगैरह करते थे। तो ये पूरे टीसीएम के पहले सर्जन है, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर ये जो खिताब दिया गया, तो इसके बचपन से लेकर हम इनकी पूरे जीवन यात्रा को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बचपन को समझे बिना इनकी जीवन यात्रा को हम समझ नहीं पाएंगे। टीजिज्म की बारीकियां इसमें बहुत सारी है जो आपको थोड़ी सी मजबूती देगी, सोचने का नजरिया देगा। जब ये बचपन इनका काफी गरीबी से गुजरा और ये जब जवान हुए तो इनके फादर चल बसे। अब इनके पास ना तो खुद की जमीन थी, ना खुद का खेत था, ना कोई आय का जरिया था। तो यहां से इनका जीवन शुरू होता है। जब ये अपने जीवन के प्रारंभ में थे, जब बच्चे स्कूल वाले जीवन बिताते हैं, तो ये ज्यादा स्कूली शिक्षा में उस समय में और भारतीय शिक्षा में एक था, गुरु परंपरा की शिक्षा थी। वहां क्लास नहीं हुआ करते थे, गुरु के पास कितने साल, तो ये गुरु परंपरा का शिष्य था। जब फादर गुजर गए तो इनकी माँ को लगा कि एक फेमस डॉक्टर हैं जो उनके फादर के मित्र थे, अगर उनके पास इस बच्चे को भेज दूं तो क्या पता ये बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। अब इन्होंने इनकी माँ इस बच्चे को लेती है और एक दूसरे गांव की यात्रा पे निकलती है, अपने अड़ोस पड़ोस से कुछ भोजन वगैरह का प्रबंध करके एक दूसरे गांव जाती है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर काय। एक्चुअली वो डॉक्टर काय है, वो शी बोल कर लिखा जाता है लेकिन उच्चारण उसका के बोल के किया जाता है। तो डॉक्टर काय जो थे वो हुआतो के फादर थे, उनके मित्र थे। तो उनके पास जाते हैं और उनकी माँ कहती है अगर आप इस बच्चे को अगर डॉक्टर बना दें, फिजिशियन बना दें, तो इसका जीवन सुधर जाएगा। अब डॉक्टर काय के पास एक धर्म संकट होता है। धर्म संकट ये होता है कि अगर वो मना कर देंगे तो लोग बोलेंगे कि देखो, जीवन पर्यंत तो इसके फादर इसके मित्र रहे, अब वो फादर इस दुनिया में नहीं है, ये फादरली भूमिका में है, और एक आदमी अपने बच्चे को लेके मदद करने आया है जो इस दुनिया में नहीं है, इसका मित्र है, और उसके बच्चे को अगर एडमिशन नहीं दिया तो यह आदमी अच्छा आदमी नहीं माना जाएगा। अब दूसरी मुसीबत ये थी कि मेडिकल साइंस में हर किसी को लिया नहीं जाता, यहाँ तक कि पुराने गुरु लोग अपने बच्चे तक को नहीं सिखाते थे अगर उसमें सामर्थ्य नहीं होता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं देखूंगा, क्योंकि उस समय दो विधाएं चलती थी, एक चलता था फिजिशियन वाली और एक चलता था पैरामेडिकल, जो आज भी है। जैसे नर्स स्टाफ हो गए, सेवा करने वाले हो गए, आश्रम जहाँ पर उस समय का हॉस्पिटल जो होता था वो आश्रम ही होता था, उसकी सफाई करने वाले हो गए, उसमें भोजन बनाने वाले हो गए। तो इस टाइप की भूमिका में कहीं ना कहीं मैं फिट कर दूंगा, ये सोचकर उन्होंने हामी भर दी और रखने लग गया। लेकिन वातो का इंटरेस्ट जो था वो मेडिसिन नहीं था, वो बार बार कहता था कि मुझे मेडिकल डॉक्टर ही बनना है। मुझे मेडिकल डॉक्टर का मतलब हो गया उस समय का टीशियम फिजिशियन। टीशियम फिजिशियन के लिए वह हमेशा उसके ऊपर में करता था। अब हुआ तो कि फादर के साथ ये दिक्कत थी कि बहुत सारे लोगों को उसने मना कर दिया, धनी धनी लोगों के बच्चों को मना कर दिया कि हम आपको फिजिशियन नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके बच्चे में वो सामर्थ्यता हमें दिखी नहीं है। अगर ये डायरेक्ट लेता तो कहता कि देखिए, बिना सामर्थ्य का एक बच्चे को आपने फिजिशियंस दिया, आप भेदभाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके साथ तो एक डबल माइंड था कि अब करना क्या चाहिए। तो पुराने गुरुओं के साथ एक अच्छी बात थी कि वो हर चीजों को जीवन की कसौटी पे परीक्षा लेते थे। तो एक दो वाकया ऐसा हुआ जिसने डॉक्टर के को ये प्रेरित किया कि इसको मेडिसिन में देना चाहिए। एक दिन क्या था कि उनके सारे शिष्य एक पत्ते होते हैं जिससे इलाज किया जाता है, जिसको मलबेरी लीव्स कहते हैं, मलबेरी लीव्स के पत्ते तोड़ रहे थे। अब मलबेरी वृक्ष के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये होता कैसा है। मलबेरी वृक्ष आपने देखा होगा कि ये एक प्रकार का वृक्ष, ऐसा वृक्ष है, अगर भारत में मैं इसकी तुलना करूं कि बहुत वृक्ष क्या होते हैं एकदम सीधे चलते हैं लेकिन उसके तने बड़े पतले होते हैं, आप उस पर बहुत दूर तक चढ़ नहीं सकते। वो पत्ते पहले सीधे चलेंगे फिर वजन से और झुक जाते हैं, ऊपर जाएंगे और फिर वजन से झुक जाएंगे, मोटे तने में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस टाइप का पेड़ पर उनके बच्चों को कहा गया कि सबसे ऊपर के पत्ते तोड़ो, एक टास्क दिया गया गुरु की तरफ से। देखा कि सारे उनके बच्चे जो पेड़ पे चढ़ सकता थे पेड़ की दूरी तक तोड़ लिए, जो लंबे बच्चे थे वो पेड़ पे चढ़ के ऊपर हाथ करके तोड़ लिए, लेकिन उसके ऊपर भी काफी सॉफ्ट ब्रांचेस थे जिसमें पत्ते दूर तक थे। और उसने हुआतों को बुलाया, बोला क्या
तुम ऊपर के पत्ते तोड़ सकते हो। उसने कहा ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। अब गुरुजी एक बार चौंके कि मेरे सारे परम शिष्य लोग को मैंने ये कार्य दिया और वह नहीं तोड़ पाए, यह कैसे करेगा। उसने कहा कि तुम तोड़ कर दिखाओ, अगर तुम इसे आसान मानते हो तो इसे तोड़ कर दिखाओ। वातुओं ने क्या किया, जानवर को बांधने वाली रस्सी लेकर आया, उस पर एक बड़ा सा पत्थर बांधा, थोड़ा पेड़ पे ऊपर चढ़ा और तने पे पत्थर फेंका, तने को झुकाया और तोड़ लिया। इतना ही आसान था। तो उसको लगा कि ये लड़का आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ चीजें ढूंढ सकता है। तो यहां पर आपको सबक क्या मिला, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही आपकी सफलता की पहली कुंजी है। नोट करते चलिए ये सारी बातें, अगर आपको अपने कैरियर में कुछ चीजें बदलाव के लिए। क्योंकि आप लोग कहते हैं सर पॉइंट तो हम लगा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। सर हमने वही पॉइंट लगाया था जो पॉइंट किताबों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबक मिला कि आपको मेधावी होना होगा। मेडिसिन फील्ड में सामान्य व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे एक्यूपंक्चर हो। आपको थोड़ा सा लीक से हटकर मेधावी होना होगा। अब यहाँ पर पहली परीक्षा काफी नहीं थी। अब डॉक्टर काय को लगा कि हाँ इसके पास में कुछ तो है, इसकी परीक्षा और लेनी चाहिए। और ऐसे ही करके दिन बीतते चले गए। एक दिन अचानक वो देखते हैं उनके बाड़े से बाहर दो मजबूत बकरे लड़ रहे हैं और दोनों की एकदम आंखें लाल है, यानी क्रोधित होकर आपको पता होगा दो बकरे अपनी सीमा के लिए, जानवर जो मेल होता है ना वो अपनी सीमा के लिए अक्सर लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। सांड भी अगर आप देखेंगे सड़क पे भिड़ते रहते हैं, जो मजबूत सांड होता है वो कमजोर को भगा देता है और वो इलाका उसका हो जाता है। ऐसे ही वो लोग अपने इलाके बनाते हैं। तो दो बकरे लड़ रहे थे, मजबूत कद काठी के थे, और कोई अगर उनको छुड़ाने जाता तो वो उनको बुरी तरह मारता। बकरी की एक आदत होती है, शायद आपको पता नहीं होगा, वो आए हुए आदमी को सिंग मारता है। जो लोग बकरे पालते हैं उनको पता होगा ये सिंग मारने की आदत बकरों में होती है, और भेड़ों में खास तौर पर। तो ये अब इनको नजर आया, सबसे पूछा कि कोई ऐसा है क्या, बच्चे बताओ इसका झगड़ा कौन छुड़वा सकता है। तो सबने देखा कि हम लोग तो बलशाली नहीं है, हम तो बच्चे हैं, कैसे छुड़वाएंगे। तो यहां पर सबक नंबर 2 ये मिला, जो सफलता है वो आपकी थिंकिंग है। जो भी आदमी सोचता है हो जाएगा वो कर लेगा, और जो आदमी सोचता है नहीं होगा उससे वाकई में नहीं होगा। हर वो आदमी जो सोचता है होगा वो कर लेगा, जो आदमी सोचता है नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यही एकमात्र कुंजी नहीं है, कुंजी इसके आगे की चीज है। तब अब उन्होंने हुआतो की तरफ देखा, हुआतो में मुस्कुराया, बोला सर गुरुजी हो जाएगा। बोला कैसे, बोला हबी करते। वो दौड़ा दौड़ा गया, अस्तबल के अंदर गया। वहां पर बकरों के खाने की चीजें थी, गुरुकुल था, अच्छे भोजन आते थे, क्योंकि वहां राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे। वही लोग फिजिशियंस बनते थे, क्योंकि धनी होना जरूरी हर कुल में हर युग में रहा है। तो वो दौड़ा सा गया, वहां से अच्छे अच्छे भोजन लाया और बकरों के दोनों तरफ रख दिया। अब बकरे भूखे लड़ते लड़ते थक गए थे, उन्हें लगा यार भोजन है, पहले खाना पीना खा लेते हैं। तो बकरे ने खाना वाना खाया, झगड़ा उनका छूट गया। धीरे धीरे भोजन को आगे बढ़ाता गया, एक बकरा को इधर ले गया, एक बकरे को उधर ले गया। गुरुजी को लगा कि ये बच्चा वाकई में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के पैटर्न का व्यक्ति है, इसको मांझा जा सकता है, भांजा जा सकता है, इसका निर्माण किया जा सकता है, ये फिजिशियन। और उन्होंने वहां पर उसको कहा आज से तुम ये, उनको अस्तबल वगैरह ये बकरी की नींद उठाने का काम दिया गया था, बकरियां चराने का काम दिया गया था। वहां से उसका प्रमोशन करके वो कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, जो मैं ज्ञान इन बच्चों को देता हूं तुम उसको सुन सकते हो। अभी भी एडमिशन नहीं है, अभी भी बहुत प्रवेश की चीजें हैं। तो वहां पर उसको बैठने की अनुमति दी कि तुम सुन सकते हो। तो जब कोई प्रश्न करते थे बाकी लोग उत्तर नहीं देते थे तो ये उत्तर देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुजी उसको पास में क्यों बैठाए थे इसका राज खुला। अगर वो डायरेक्ट करते तो सारे से प्रतियोगिता हो जाती, लोग टिकने नहीं देते, इसको भगा देते वहां से और अपने माँ बाप को शिकायत करते। और सब लोग कहते कि आपने हमारे बच्चों को किन के साथ बैठा दिया है।
होता क्या कि प्रश्नों के उत्तर जब देने लगा, वो गुरुजी को टास्क देते थे तो उसको हुआ तो सॉल्व कर देता, तो सब बच्चों का वो प्रिय बन गया और सबको लगा कि अब ये क्लास में बैठने के लायक हो गया। जिस दिन उसको क्लास में बैठाया गया उस दिन कभी भी और कहीं भी प्रतिवाद नहीं हुआ, क्योंकि मदद की भावना हुआ तो में शुरू से थी। अब आप सबक सीखिए, हीलर वही बनता है जो दूसरों की मदद करता है। अगर हर बात में आपको पैसे चाहिए, आप हीलर नहीं बनेंगे लेकिन थेरेपिस्ट अच्छे बन जाएंगे। तो यहां से दो धाराएं चलती है, आपको थेरेपिस्ट बनना है या हीलर बनना है। दोनों की सफलता है, दोनों लोग अच्छे हैं, मैं दोनों को बुरा नहीं मानता। किसी को अगर पैसे की भूख है, बिल्कुल पैसा कमाइए, और जिसको हीलर की भूख है, बिल्कुल हीलर बनिए। हीलर आपका जन्म जन्म की यात्रा है, थेरेपिस्ट आपका क्लिनिक की यात्रा है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर गुरुजी ने उसको एडमिशन दिया और यहाँ से उसकी शिक्षा शुरू हुई। और ये शिक्षा कैसे कैसे किस किस चीजों से आगे बढ़ती गई है, इस पर अब हम लोग थोड़ा सा और करते हैं। अब एक्चुअल प्रैक्टिस, जब यहाँ से वो पास आउट हो गए, उनके एक्चुअल प्रैक्टिस चालू हुआ, तो पूरे इलाके में इनका नाम फैल गया कि जिसका कोई नहीं है उसका हुआ तो है। क्यों? क्योंकि ये पैसे कभी नहीं मांगता था अपने पेशेंट से, जो दे दिया वेल एंड गुड है। क्योंकि उस समय ज्यादा करके पैसे नहीं देते थे लोग, बार्टर सिस्टम में यकीन रखते थे। कुछ लोग बकरी दे के चले जाते थे, कुछ लोग मुर्गी दे के चले जाते थे, कुछ लोग लौकी दे के चले जाते थे, कुछ लोग आलू ही दे के चले, तो ऐसे करके चलता था। तो इनके यहाँ पर जो सामान इकट्ठा होता था, ये घर में नहीं ले जाते थे, सामने रखते थे। जितना इस्तेमाल होता था खुद करते थे, और बाकी जो पुअर पेशेंट होते थे और उसको कुछ खाने के लिए बोला, उसके पास नहीं है, तो कहता है जाओ उसमें देखो वो चीज है क्या, और ला कर वो देते थे कि जाओ तुम ठीक हो जाओ। तो इनकी मनसा क्या थी? पेशेंट को ठीक करना। सबक यहाँ पर है, आपका ध्येय नंबर वन ये होना चाहिए कि आपका पेशेंट ठीक कैसे होगा। पैसा पीछे पीछे आता है, याद रखिएगा। बकरे के बच्चे को या गाय के बच्चे को जब आप लेकर चलते हैं तो उसकी माँ अपने आप पीछे आती है। भाग्य का और पैसे का संबंध यहाँ पर है, याद रखिएगा। ताओ में और हमारे सनातन में, दोनों में एक जैसी समानता है। वो वहां पैदा हुआ, ये यहाँ पैदा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ जिसको हीलर बनना है हीलर बने, जिसको थेरेपिस्ट बनना है थेरेपिस्ट बने। मैं दोनों धाराओं में आपको समझा रहा हूँ। एक वो धारा समझा रहा हूँ जैसा टीसीएम मुझे बताता है, और एक धारा वो सिखा रहा हूँ जो आधुनिक जीवन मुझसे करवाता है। तो मैं दोनों चीजें आपको बताते चलता हूँ। अब यहाँ पर इसको नोबल स्पिरिट की उपाधि दी गई कि एक हीलर ऐसा है जिसमें नोबल स्पिरिट है, यानी जिसकी आत्मा अच्छी है। दिल अच्छा होना अलग बात होता है, दिल तो बातों का अच्छा होता है, आत्मा अच्छी है क्या? तो पहला ऐसा थेरेपिस्ट जिसके बारे में कहा गया, ही इज द नोबल स्पिरिट, यानी इसकी आत्मा अच्छी है, अच्छी आत्मा वाला डॉक्टर बना ये। और इसकी कृति धीरे धीरे काफी दूर तक फैली। अब फैली तो अब सवाल है कि क्या क्या फैला। अब ये पूरे टीशियम का पहला ऐसा डॉक्टर जो एक ही विभाग में नहीं, क्योंकि उस समय जैसे धनुर्धर की ट्रेनिंग होती है तो किसी को भाली की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को धनुष की दी जाती है, किसी को गदा की दी जाती है, वैसे ही मेडिकल में अलग अलग शिक्षा दी जाती थी उस समय टीसीएम में भी। यह हर विधा में, जिसमें इनके काफी रिसर्च बुक्स में उल्लेख है, उसमें है एक्सटर्नल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, एक्यूपंक्चर और पारासाइट्स के बारे में। और ये पहला फिजिकल थेरेपी मेडिकल साइंस में इंट्रोड्यूस करने वाला डॉक्टर बना। यानी हुआ तो जिया जी, मैं बात कर रहा हूँ उस एडी की, यानी आज से कम 4-5 हजार साल पहले के उस समय का टीसीएम का ये पहला ऐसा डॉक्टर था जो कई ब्रांचों की स्पेशलिस्ट बना। और आगे चलकर इसने बहुत सारे ब्रांच विकसित किए, जिसमें कायरो एक नया ब्रांच था कि फिजिकल एक्सरसाइज की वो तरीके जो निडल से और मैनुअल से और एक्सरसाइज से आपको कैसे करने, इसकी इजाद इन्होंने की। साथ साथ में सबसे अचंभे वाली बात है कि हुआ पहला ऐसा आदमी था जो टीसीएम के इतिहास में, टीसीएम मेडिसिन के इतिहास में, जो सर्जरी के बारे में, जैसे चरक भारत में कहता है, वैसे उस समय में हुआ तो ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, जो उस टाइम के पहला ऑपरेशन था। बरोबर। अब आते हैं कि आप उस चीजों को अब समझ गए कि वो थेरेपिस्ट से बढ़कर फिजिशियन क्यों था, क्योंकि उसको फिजिशियन का खिताब मिला था। और फिजिशियन के खिताब के लिए आपको हर्बोलॉजी का मास्टर होना जरूरी था। तो ये फर्स्ट डॉक्टर था जो कोलोस्टॉमी, चाइनीज मेडिकल हिस्ट्री में करने वाला। ये एक उपनिषद की बात हो रही है इसमें।
अगर आपको सिंपल भाषा में सिखाएं कि कॉलन का जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें पेट खोला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको खोलकर और जो ऑपरेशन किया जाता है, यह उल्लेख और यह जो इसकी आप अगर कह दीजिए कि नींव टीशियम में जिसने दी थी वो हुआतुआ नामक गुरु थे। ठीक है। हुआ तो जियाजी हम नहीं कहेंगे क्योंकि जियाजी का मतलब हो गया स्पाइन पर काम करने का, तो जियाजी पॉइंट के साथ इस्तेमाल होता है, नाम में हुआ तो तक होता है। तो अब यहां पर एक चीज ये और हुई, जब इन्होंने ऑपरेशन करना शुरू किया तो इनको एक चीज मालूम पड़ी कि भाई पेशेंट को तो 5-6 लोगों को पकड़ कर बैठना होता है। मैं वो सारी फोटोएं भी आपको दिखाऊंगा प्राचीन, कि किस ढंग से नर्सेज और बाकी लोग एक्यूप्रेशर में एक्यूपंचर में हाथ और पैर पकड़ के बैठते थे और पीड़ादायक ऑपरेशन होता था, क्योंकि उस समय एनेस्थेसिया वगैरह नहीं था, एनाल्जेसिया भी नहीं था। तो ये पहला ऐसा डॉक्टर थे टीसीएम में जो एनेस्थेसिया देकर ऑपरेशन करते थे। ये सारे मैं रिसर्च पेपर के आधार पे बता रहा हूँ, ऐसे ही कोई किताब लिख दी उसके आधार पे नहीं बता रहा हूँ। तो यहां पर एक ड्रग इन्होंने इन्वेंट की जिसका नाम था माफाइसेन, और ये जनरल एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल होता था। और इसके 1600 साल बाद आप देखिए कि जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन 1600 साल बाद यूरोपियन ने जब जनरल एनेस्थेसिया को सर्जरी में इस्तेमाल किया तो 19 सेंचुरी थी, यानी 19 सेंचुरी से 1600 साल पहले चाइना में सर्जरी हो रही थी और एनेस्थेसिया का प्रयोग हो रहा था। इसके बाद जिसको आज हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, इस अपेंडिक्स की सर्जरी और इमीडिएट सर्जरी करने का श्रेय हुआतो को जाता है। इसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। जैसे आपने कलकत्ता में देखा होगा, जो साइकिल होते हैं ना, रिक्शा, वो हाथ से पकड़ के दौड़ते हैं और आदमी को लगता है कि हम मनुष्य पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पैडल की तुलना में वो ज्यादा आसान है। और आज भी चीन में वो रिक्शा 16 साल और 18 साल की लड़कियां चलाती है। आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं काफी वीडियो करके आया था, तो मैं कभी आपको फुर्सत में दिखाऊंगा एकदम प्रोफेशनल वे में। तो वो उस टाइप के रिक्शा में जिसमें एक आदमी हाथ में लेता है, बड़े टायर होते हैं, उसमें फोर्स कम लगता है, तो उस पर वो बैठ के जा रहे थे तो देखा यह आदमी का चेहरा पेल है, ब्राउनिश पेल हो चुका है, जिसमें येलो कम्प्लेक्शन है, और इसकी सांसें मध्यम चल रही है। और ये पेट पर एक जगह रुककर जब थक जाता है तो एक जगह हाथ देकर ये बैठता है, फिर यह रिक्शा को चलाता है। तो उसने कहा रोको, रोका, और वहां पर इन्होंने डायग्नोस किया कि इस आदमी को तुरंत कुछ न कुछ इशू है जिसके बारे में इसको इलाज तुरंत चाहिए। तो उन्होंने पल्स देखा, पल्स पे इनकी मास्टरी जबरदस्त थी, पल्स से ही डायग्नोसिस किया करते थे। और तीन चीजें उन्होंने देखी कि ब्राउनिश येलो कम्प्लेक्शन है, ब्रेथ इनका शॉर्ट है, काफी कमजोर है। और उन्होंने वो जो पल्स वगैरह देखा वहां से फाइंड आउट किया कि इसके स्टमक में कॉलिक की समस्या है और तुरंत इसको ऑपरेशन करने की जरूरत है। उस समय अपेंडिक्स का नामकरण नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपनी भाषा में इस चीज को वहां पर लिखा था, जो बाद में चलकर पता पड़ा कि ये अपेंडिक्स की बात थी। ये मैं आगे चलकर और क्लियर करूंगा। तो इमीडिएट सर्जरी के लिए तब उन्होंने पहली बार, क्योंकि वो इतना कमजोर था कि अगर वो ऑपरेशन करते तो वो मर सकता था, और उस समय एक्यूट इन्फ्लेमेशन उस रोगी को था, तो उन्होंने पहली बार माइफाइशेन नामक एक ड्रिंक पिलाया उसको, और उसके बाद उसके पेट का ऑपरेशन किया। और इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन जो उन्होंने अपने उसमें मेंशन किया है उसको वहां से हटाया, जो बाद में चल के पता पड़ा कि वो इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन नहीं था बल्कि वो अपेंडिक्स था। और उन्होंने बाकायदा वुंड को स्टिच किया और कुछ हर्बल दवाइयां लगाई, और उसके बाद वो ठीक हुआ। और वो रेगुलर विजिट पे कैसे अपने आप को प्रेस्क्राइब किया उसके बारे में भी जमकर पूरा हिस्ट्री टाइप का उल्लेख मिलता है। और इसको आगे भी इस टाइप के काफी केसेस का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि इनका डायग्नोसिस भी बहुत परफेक्ट था। तो यहाँ पर सबक क्या मिलता है कि ज्ञान बड़ा चीज नहीं है, सीखेंगे हम लोग सब लोग, उस ज्ञान का पिन पॉइंट एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर पेशेंट नी पेन बोले तो नी पेन ही एकमात्र सारे प्रोटोकॉल का
केंद्र नहीं है कि नी पेन पे आप सारे आजू बाजू के पॉइंट लगा दो, नी पेन ठीक हो जाएगा। तो नी पेन के लिए आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना होगा कि किस टाइप का नी पेन है, पेशेंट को क्या करना है, आपको क्या करना है, कब उसकी सर्जरी होनी है, कब नॉन सर्जरी होनी है। तो आपको एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर इनको एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम होता, तो ये क्या होता है, इनको कुछ ना कुछ दवाइयां देते रहते और कहते रहते खाते रहो पीते रहो ठीक होगा, और पेशेंट मर जाता। तो इन्होंने तुरंत उनके साइन एंड सिम्टम से ये डायग्नोस किया कि इसको दवाइयां नहीं चाहिए, इसको सर्जरी चाहिए। क्लियर। तो आपके पास भी अगर कोई पेशेंट आता है साइटिका में, तो मैंने क्या सिखाया कि आपको बिल्कुल डिफरेंस करना है कि ये ऑपरेशन वाला केस है, ऑपरेशन बिना कराए भी बचने वाला केस है, या इसमें बाद में ऑपरेशन कराने से चलेगा। आपकी भूमिका आपको तय करनी है, सर्जन की भूमिका सर्जन तय करेगा। तो वो सारी बातें मैं इसके साथ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी चीजें भी आपको याद आ जाए। इसके अलावा लेडीज प्रॉब्लम में भी इनकी जबरदस्त महारत थी। और उसके बाद हैंड डेंसिटी तक इनको, इनके पास में काफी मेडिकल केसेस का पूरा लिटरेचर भरा पड़ा है कि कैसे महिलाओं के रोग में भी इनके काफी अच्छे मतलब दखल थी, और महिलाओं के बीच भी ये काफी पॉपुलर डॉक्टर थे। तो कॉम्प्लेक्स और वो केसेस कोई साधारण केसेस नहीं थे जिनको इन्होंने ठीक किया, बल्कि बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है। और उनके जो जनरेशन में जो उनके उस समय के जितने भी फेमस डॉक्टर थे, उन लोगों ने भी हुआतो जियाजी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू किया। ये अपने आप में बड़ी कामयाब बात थी। नहीं तो क्या होता, 10-15 गुरु होते हैं, वो लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और अपनी अपनी चीज चलाते हैं। हुआतो के समय में सबसे अच्छी बात थी कि उसके समकालीन जितने भी फेमस डॉक्टर थे, और हुआतो जियाजी ने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित किया, उनको उन्होंने फॉलो किया। यहाँ सबक मिला कि रिसर्च ओरिएंटेड लेटेस्ट चीज पर आपका ध्यान रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों नहीं हो, आपने कितने भी कोर्स क्यों नहीं किए हो। आपको तत्कालीन यानी उस समय में जो बेहतर था उनके गुरुओं के समानांतर लोगों ने लिया। आपके पास इस वक्त जो भी रिसर्च ओरिएंटेड बेस्ट हो वो आपको लेना चाहिए। ज्ञान लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि ये केस महिलाओं में पॉपुलर होने के पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। उस समय जो राजा था उनका एक सेनापति था जिसका नाम था ली। और ली की पत्नी को काफी दिन से काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनका स्वास्थ्य गिरते जा रहा था, और वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो सीधी सी बात है, जब राजा का सेनापति है तो सेनापति ही पावरफुल होता है। तो उन्होंने कहा, हुआतों को बुलाया, यानी सबसे फेमस फिजिशियन जो होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। जब इनको बुलाया गया तो इनके पहले भी जो राजसी चिकित्सक थे वो देख चुके थे और उनसे ठीक नहीं हुआ था। तो राजा के चिकित्सक ने ही हुआतों का नाम सुझाया कि एक बार उनको बुला लीजिए, क्या पता वो कुछ कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, हमसे आपकी पत्नी ठीक नहीं हो पा रही है। हुआ तो आए, उन्होंने उनका पल्स देखा, और पल्स देखकर उन्होंने उनको कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान इनको किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है जिसके कारण यह अपने फिटस को यानी भ्रूण को डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो जनरल ने कहा कि अरे, आपने हाथ के पल्स देखते ही ऐसा बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले ही एक भ्रूण को जन्म दिया है। ये बात मैंने लोकाचार और शर्म के मारे लोगों को नहीं बताया। वो अधजन्मा बच्चा था इसलिए, और मृत था, और पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको फेंक दिया। और ये बात हमने बाकी डॉक्टरों ने कोई किसी ने बताई नहीं, इसलिए हमने इसकी चर्चा भी नहीं की। तो यह आपने पल से ही मालूम पड़ गया आपको, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसकी दवाई वगैरह तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, और लेकिन उन्होंने फिर पल्स देखा और कहा कि इस वक्त भी इसके पेट में भ्रूण पल रहा है। ये सुनते ही सेनापति जो था वो थोड़ा सा भ्रमित हुआ कि इसके पेट में था, मरा पैदा हुआ, भ्रूण की शक्ल में हुआ, उसको हमने फेंकवा दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इस वक्त भी इसके पेट में है। ये बात समझ में उस सेनापति को नहीं आई। उसने कहा कि मेरे राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, किसी ने नहीं बताया, इन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पेट पिचका हुआ था। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ लगता नहीं है। तब हुआ तो ने कहा कि नहीं, इनके पल्स से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि इनके ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो फटाफट आपको करवाना होगा, नहीं तो फिर जच्चा बच्चा दोनों पे खतरा हो सकता है। जनरल ली ने सोचा कि नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही है, और उन्होंने
ना तो इनसे इलाज कराया, ना इन्होंने इलाज किया, क्योंकि जब हेसिटेस था तो बोला ठीक है, तो उन्होंने टाल दिया। सेनापति था तो कि ठीक है, मैं अपने जो मेडिकल टीम है, जो राजा की मेडिकल टीम है, ठीक है आपकी बात सही हो सकती है, तो मैं उनसे चर्चा करूंगा। तो उन्होंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक था वो निकल गया, अब कहाँ से होना है, तो अभी हाथ वहाथ थोड़े होगा, तो अभी वो कमजोरी वो निकल गया उसके लिए है। तो ऐसा करके बात आल गई हो गई। लेकिन ठीक 100 दिन बाद उस रानी की तबीयत एकाएक खराब हो गई, और उनके राजा के सलाहकार के फिर हाथ पैर फूल गए। उन्होंने लगा कि कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हुआ तो जिया जी बड़ा, हुआ तो बड़ा फेमस हुआ घूमता है, उसी को फंसाओ। तो बोला आप उन्हीं को बुला लीजिए, वही बोल के गया था कि होने वाला है, जच्चा बच्चा पे खतरा है, तो क्या पता उसको कोई अलग सी बात हो, उसने कोई नई ज्ञान अर्जित किया हो। पहले के लोग ये कहते थे कि कुछ हो सकता है उन्होंने नया ज्ञान अर्जित किया हो। वापस वातों को बुलाया गया, वातों ने वापस पल्स देखा, तो उसने कहा कि जो मैं पिछली बार जो इसका पल्स देखकर गया था, सेम पल्स आज भी मौजूद है। सबक आप लोगों के लिए यह है, एक डॉक्टर को अपने पेशेंट का चेहरा पहचाना हुआ होना चाहिए। चाहे 10 साल 15 साल पहले आए, आपको उसकी बातें याद होनी चाहिए, और आपने क्या ट्रीटमेंट दिया था यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मैं डॉक्टर लोहिया जी का नाम दूंगा, वो अपने किसी भी स्टूडेंट को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। वो सारे पेशेंट को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी पेशेंट से दोबारा नहीं पूछा कि आप मेरे पास क्यों आए थे। आपको पता होना चाहिए, बराबर। तो यही उनके साथ हुआ। तो उन्होंने फिर वापस देखा और कहा कि एक फिटस इस वक्त भी जन्म लेने को है, लेकिन पहले बार जब वो भ्रूण गिर गया था तो इनको काफी ब्लड लॉस हुआ था। ब्लड लॉस होने के कारण जब मैंने आपको चिकित्सा का लिए कहा था तो आपने तत्काल रूप से चिकित्सा नहीं करवाया था, और चूंकि इनको चिकित्सा समय पे नहीं मिला, तो इसलिए रक्त के अभाव में दूसरा बच्चा भी मर गया है। तब ली ने कहा कि भाई अब तो सीधी सी बात है, अब क्या होगा। बोला वो तो मर चुका है, इसको बचाया जा सकता है, अभी भी देर नहीं हुआ, अगर मेरी बात मानेंगे तो इसको बचाया जा सकता है। उन्हें पल्स देखा और कहा कि वो जो भ्रूण है वह मर तो गया है, हम चेष्टा करते हैं कि उसको किसी भी प्रकार से बॉडी से एक नेचुरल लेबर पेन क्रिएट करके उसकी डिलीवरी के माध्यम से उसको निकालें। और उन्होंने एक्यूपंक्चर का प्रयोग किया है इसमें। लेबर पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। जब डिलीवरी नहीं हुई तो उन्होंने फिर वहां पर दूसरा कदम उठाने के लिए इजाजत मांगी कि यह कहीं न कहीं पेट में स्पाइन की तरफ यानी पीछे की तरफ बच्चा सिकुड़ गया है। ये बच्चा पहले मरा, मर के गर्भ के अंदर ही सिकुड़ गया है और स्पाइन की तरफ चिपक गया है। यह नेचुरल डिलीवरी से नहीं होगा, इसको हाथ डालकर निकालना होगा। तब सेनापति उस वक्त फिर अकड़ गया कि उस समय महिलाओं के लिए दाइयां हुआ करती थी, भारत में भी होती थी, और दाइयों का काम ही था कि ऐसा कर, लेकिन दाइयों को तो इसकी ट्रेनिंग थी नहीं, जो हुआ तो जी बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक कार्य कर सकता हूँ, जो आपकी दाई है आप बुलाइए, मैं उसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ और उसको बिल्कुल गाइड करता हूँ कि कैसे करना चाहिए, और मैं बाहर से दरवाजे पर्दे के बाहर से इंस्ट्रक्शन दूंगा और वो वैसा पर्दे के अंदर फॉलो करेगी। नहीं तो महारानी की, ये जो सेनापति की वाइफ है, इसकी भी जान जा सकती है। और उन्होंने दाई को पहले ट्रेंड किया, ट्रेंड करके उसका रिहर्सल देखा, और फिर उसके बाद पर्दे के बाहर रहकर इंस्ट्रक्शन देते गए, और उनके भ्रूण को फिर उसी ढंग से निकाला गया, और इस ढंग से उसकी जान बची। उसके बाद उन्होंने उसके लिए हर्बल मेडिसिन दिया और एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर अब आपको सबक है आपके लिए। जो लोग कहते हैं कि एक्यूपंक्चर में दवाई का पार्ट नहीं होता है, ड्रग लेस मेडिसिन है, गलत है। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें हर्बल मेडिसिन के साथ एक्यूपंक्चर नहीं हो। यानी एक्यूपंक्चर एक पार्ट है, मॉक्सिबेशन साथ है, यीन एंड यांग मॉक्सिबेशन एंड एक्यूपंक्चर है। यानी बिना मॉक्सिबेशन के एक्यूपंक्चर नहीं है, नंबर वन।
नंबर टू, बिना हर्बल मेडिसिन के एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सिबेशन का अस्तित्व नहीं है। आप कहेंगे सर हर्बल मेडिसिन नहीं देते, लेकिन आपके पास तरीके हैं जो हर्बल मेडिसिन को रिप्लेस करेंगे। वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसीलिए मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन आप लोगों को सिखाते और बताते रहता हूँ। आपको आपकी किचन के खान पान के तरीके में वो सारी औषधीय गुण वाली चीज देनी है, और साथ में एलोपैथी दुश्मन नहीं है। उनसे जिन जिन दवा की जरूरत है उनसे प्रेस्क्राइब कराना है रोगी को। आपका पार्ट उसको बेहतर आपको संभालना है। पूरा चीन में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, मैं आपको बताता हूं, जहां बिना हर्बल मेडिसिन के एक्यूपंक्चर का प्रोटोकॉल फुल माना जाता हो। जितने भी एक्यूपंक्चर के प्राचीनतम और आधुनिक लिटरेचर है, सब में एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सिबेशन नाम एक साथ लिखा जाता है। जैसे हम लोग सीताराम लिखते हैं, राधा कृष्ण लिखते हैं, वैसे एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सिबेशन एक साथ लिखा जाता है, खाली एक्यूपंक्चर नहीं लिखा जाता है। दूसरी बात, हर्बल मेडिसिन के साथ चीजें होती है, नहीं देते वो बात अलग है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले अलग हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, आपका सबक है कि हर्बल मेडिसिन का रिप्लेसमेंट डाइट एंड न्यूट्रिशन के रूप में मौजूद होना होगा, नहीं तो आप अच्छे ची के निर्माण में बाधा बनेंगे, क्योंकि पहले से ही उसका वीक ची है और आप उसको वीक ची से इलाज ढंग से नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, इन्होंने काफी इनोवेटिव डिस्कवरी एक्यूपंक्चर के फील्ड में की। एक पेशेंट के बारे में उल्लेख है कि वह जब पेशेंट जब आता था, तो हुआ तो हमेशा क्या करते थे, पेशेंट की पहले चाल देखते थे, बातें सुनते थे, एनालिसिस करते थे, पल्स देखते थे, फिर उसके बाद अपने गार्डन की जो हर्बल मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब करते थे, और एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन अपने क्लिनिक में किया करते थे। ये इनका टोटल काम करने का तरीका था। और साथ में उस पेशेंट को, जो उनका उस समय का कायरो था, उसको उन्होंने दो भागों में विभक्त किया था। जिसको जैसे जरूरत पड़ती थी, इनके जो असिस्टेंट डॉक्टर होते थे वो उसमें उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। तो यहाँ सबक ये है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद अगर आप एडजुवेंट थेरेपी नहीं देते हैं तो पेशेंट के रिजल्ट वापस जीरो हो जाएंगे। एडजुवेंट थेरेपी में कायरो हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मॉक्सिवेशन हो गया, होम केयर हो गया, डाइट एंड न्यूट्रिशन हो गया, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है। और ये आपको वर्चुअल क्लिनिक से करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आपके पास आए और सवाल जवाब करे और आप बार बार उनको गाइड करें। इसलिए वन फोन कॉल अवे वाली सुविधा मौजूद है, तो वो करिएगा। तो अब आते हैं इसी पेशेंट के बारे में। तो ये जब उनकी चाल देखा तो लगा कि ये ढंग से चल नहीं पा रहा है, और जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो मालूम पड़ा उसके पैरों में कमजोरी है, जिसकी वजह से वह नहीं चल पा रहा है। और उसके बाद उन्होंने पल्स की डायग्नोसिस की, और वहां पर उन्होंने उनके कमर में कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट लगाए। यहाँ पर सबक आपके लिए है कि सारे एक्यूपंक्चरिस्ट जहां दर्द होते हैं वहीं निडल लगाते हैं। दर्द वाली जगह निडल लगाना एक्यूपंक्चर नहीं है। दर्द पेशेंट का कहाँ हुआ? पैरों में। वातों ने निडल कहाँ लगाया? कमर में। तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, एक्यूपंक्चरिस्ट लोग फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन आना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे टीसीएम का लैंग्वेज लिखते हैं। नहीं, आपको मॉडर्न भाषा में मॉडर्न डायग्नोसिस लिखना होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट जहां से आया है वो अलग भाषा सुनकर आया है। आपकी भाषा का जानकारी ना तो पेशेंट को है, ना फिजियोथेरेपिस्ट को है, ना ही एलोपैथी फिजिशियन को है। तो आप अगर पैर उठाकर टेस्ट करते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे? एसएलआर लिखेंगे। अगर आप कोई नी का टेस्ट करते हैं तो वहां पर आप बॉल एक्स टेस्टिंग के जो भी चीजें हैं वो लिखेंगे। और टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करेंगे वह मॉडर्न का करेंगे। उससे क्या होता है, पेशेंट भी समझता है, बाकी भी चीजें समझती है। लेकिन उससे पहले बातों से क्या सीखने को मिल रहा है वो ये है कि बिना फिजिकल एग्जामिनेशन कभी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ना बनाएं। जब इतना बड़ा डॉक्टर भी फिजिकल एग्जामिनेशन से फाइंडिंग किया और रिजल्ट दिया, तो यहाँ पर सबक ये है। अब आते हैं कि भाई
यहां पर उन्होंने और क्या किया, उन्होंने 7 बार मॉक्सिबेशन उसके कमर में किया। ये बातें मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको। ये 7 बार मॉक्सिबेशन किया, इससे क्या सबक मिला आपको? मॉक्सिबेशन डंडा घुमाने का नाम नहीं है। मॉक्सिबेशन कितने, कौन मॉक्सिबेशन किए जाते हैं, यह लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। कितनी देर किया, कितनी बार किया, और किस टाइप से किया। और लोगों ने एक ही डंडा पकड़कर सारे प्रकार के मॉक्सिबेशन के रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। हर जगह के मॉक्सिबेशन के तरीके, टेक्निक, काम बिल्कुल अलग होंगे। आटा एक ही है। मेहमान आता है तो पूड़ी बनती है, बच्चे के लिए सुबह उसी से परोठा बनता है, हस्बैंड के लिए फुल्का बनता है, रोज खाने के लिए रोटियां बनती है। सर्दियां आ जाए तो भरवा रोटी बनती है, फिर उसमें क्या होता है, आलू का परोठा, गोभी का परोठा, ऐसा बनता है। आटा का बेस वही है। तो याद रखिएगा, बेस और यूज अलग अलग है। तो आपको मॉक्सिबेशन कितने कौन करना है ये जानना बहुत जरूरी है। आज तक लोगों ने मेरे से जब भी सवाल करते हैं, सर मोक्षा कहाँ करना है, सर कर दिया मोक्षा। मैं पूछता हूँ कितने कौन मोक्षा किया, बोला कौन कहाँ सर, लिया जलाया घुमा दिया। लिया जलाया घुमा दिया, तो ये तो अगरबत्ती घुमाना हो गया। मोक्सिवेशन है, मोक्षा करना नहीं है, मोक्सिवेशन करना है। मोक्षा तो कोई भी कर लेगा, पेशेंट को मोक्षा करना सिखाते हैं, आप जो करते हो मोक्सिवेशन होता है। अंतर है। ठीक है। तो ये अंतर को बहुत गहराई से समझेंगे हम, क्योंकि अभी इसका रोल आ रहा है। अभी पूरा याद रखिएगा, अभी दिसंबर से लेके फरवरी लास्ट तक, कहीं कहीं राज्य में मार्च तक 100% मोक्षा का वेदर है अभी। वैसे मोक्षा पूरे साल भर किया जाता है। और एक गलतफहमी और तोड़ देता हूँ, प्राय लोग कहते हैं सर गर्मी में अ, मोक्षा, अस्थमा का इलाज जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तब दिया जाता है। घुटने का मॉक्सिवेशन तब दिया जाता है जब सबसे बड़ी गर्मी होती है। कमर का इलाज का मॉक्सिवेशन तब दिया जाता है जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है। तो ये फार्मूले आपको मैं सिखा बता चुका हूँ, लेकिन हिंट दे देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सर्दी है बोल के हम तापमान बढ़ाने के लिए या बॉडी को गर्म करने के लिए मॉक्सिवेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो ये अंतर करिएगा। तो उन्होंने क्या दिया, 7 टाइम्स मॉक्सिवेशन दिया कमर में, और वह उसी समय ढंग से चलने लगा गया, सेम टाइम। तो अब आपको सबक क्या है, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, कायरो एक्यूपंक्चर इंस्टेंट रिजल्ट देने का नाम है। एक्यूपंक्चर आराम से लंबे समय तक देने का काम है। कायरो पहले रिलैक्स करना और उसके बाद दूसरे थेरेपी पर शिफ्ट करने का नाम है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया सारी एटोलॉजी। तो आपको ये चीजें उस समय भी थी, लेकिन उस दृष्टि से आप नहीं देख पा रहे थे, तो मैं वो उस दृष्टि दे रहा हूं। और जो कमर पर जिस पॉइंट का इस्तेमाल किया और वो वहां से उनकी डिस्कवरी हुई, उसी का नाम है जिया जी। और ये पॉइंट चूंकि हुआ तो ने डिस्कवर किया, तो इसका नाम पड़ा हुआ तो जिया जी। बराबर। अब हुआ तो जिया जी का भी मतलब समझ जाइए। तो यहां जिया का मतलब होता है लाइनिंग, यानी सीधी रेखा में। जी का मतलब होता है स्पाइन, यानी स्पाइन की सीधी रेखा में बाइलेटरल पॉइंट जो होते हैं, मेडुला ओब्लोगेंटा से लेके एकदम नीचे तक। कुछ तो सुषुप्त पॉइंट है जिसमें दूसरे कार्य किए जाते हैं, और कुछ एक्टिव पॉइंट है जिस पर हम निडलिंग के काम करते हैं, और कुछ पे मॉक्सिबेशन के कार्य करते हैं। बराबर। तो अब आपको क्या समझ में आया, क्या सबक है यहाँ? सबक ये है कि जितने भी चाइनीज पॉइंट के नाम हैं, सब विशेष अर्थ लिए हुए हैं। इसलिए मेरिडियन के पॉइंट ढूंढने के पहले जो नाम है, अगर स्टोमक 36 है उसका नाम सुशानली है, तो सुशानली का क्या मतलब होता है ये समझ जाएंगे, तो आप अपने आप उस पॉइंट के बारे में जानकारी पा जाएंगे। 50% जानकारी आपको उस पॉइंट का नाम पूछते ही मिल जाएगा। बराबर। नंबर 2, उसकी मेरिडियन की रूट जानना आपको जरूरी है कि कहाँ कहाँ से गुजरता है। बाकी काम हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले कौन सा पॉइंट लगाए नहीं पूछना है, कौन सा पॉइंट का क्या नाम है। कोई आदमी एक दूसरे से मिलता है तो हम क्या पूछते हैं, भाई साहब आपका परिचय, तो क्या बताता है, मेरा नाम ये है। तो हमेशा एक्यूपंक्चर पॉइंट के नामकरण को जानना, और उसके बाद उसके कार्य को समझ जाएंगे। नाम सुनते ही आप कार्य, अगर समझ लीजिए कोई आदमी कहता है आई एम एन आईपीएस ऑफिसर, तो क्या आप उसके कार्य को नहीं जान गए कि ये एक पुलिस ऑफिसर है? अगर कोई कहता है आई एम एन
आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। तो हम क्या ये नहीं समझ जाते कि ये एक जिला संभालने वाला बंदा है, पुलिस से ऊपर का बंदा है। वैसे ही पॉइंट के नाम से आपका आधा काम हो जाएगा। तो ये चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं। अब आते हैं कि इन्होंने आगे चलकर कायरो के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज डेवलप किए, जिसमें 5 जानवरों के ऊपर इन्होंने देखा। तो सारी चीज प्रकृति से ली गई है, टीशियम में हो चाहे हमारे आयुर्वेदिक हो। तो एक था टाइगर, दूसरा था अ, हिरण, तीसरा था भालू, चौथा था मंकी, और पांचवा था जो पक्षी है, उनको उनको देखकर इन्होंने कुछ एक्सरसाइज डेवलप किए कि बॉडी में ची को मूवमेंट करने के लिए चाहिए। और ची गोंग एक्सरसाइज के नाम से वो फेमस हुआ, और बहुत सारी शाखाएं हुई। और अपने टाइम में, जैसे आज पार्क में योग लगते हैं, उस समय हर पार्क में, हर जगह पर इन्हीं का यह एक्सरसाइज, जो 5 एक्सरसाइज इन्होंने डेवलप की, छाया हुआ था। और आज तक वो सारे एक्सरसाइज प्रूवन है कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है मेरिडियन की, ची को मूव करने के लिए। इतने साल तक उसकी काट नहीं बनी है। इसका एक स्टूडेंट था जिनका नाम था वुप्पू, और उन्होंने इस एक्सरसाइज को पूरे चाइना में फैलाया। और इवन 90s, वो वुप्पू जो थे जो फैलाया। और वो 90 साल से ऊपर के होकर जब हो गए थे, तो उनका उल्लेख कितना जबरदस्त है ये देखिए, कि 90 साल की उम्र में वुप्पू के स्किन जो है वो चमक रहे हैं, उसकी आंखें दूर तक देख रही है, वो कान जो है वो दूर तक की आवाज सुन लेता है, और उसके दांत मजबूत है कि अखरोट तोड़ देता है। तो आप कहेंगे सर एक सिंपल सी तो बात बताइए, अरे बहुत गहरी बात बताइए। 90 साल के आदमी के ये गुण उस एक्सरसाइज की बदौलत। और आपके क्लिनिक में आने वाले सबक क्या है? सारे बुजुर्ग ही तो आते हैं आपके पास, जिसके 50 साल के ऊपर हैं। आर्थराइटिक पेशेंट का जो जमावड़ा है वो कहाँ से शुरू होता है? आफ्टर 50। तो आपके पास पेशेंट की उम्र क्या है? 50 के ऊपर। और ये जो बातें बोल रही है, अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं टीशियम के एंगल से। जब वो कहता है उसकी आई चमकदार है, तो क्या बता रहा है? कि यानी उसका लीवर ठीक है। जब तक लीवर ठीक रहेगा, तब तक आई ठीक रहेगा। लीवर की एनर्जी कम होगी, आंख की एनर्जी कम होगी। और इस वक्त भारत का टाइम बम कौन सा है? गिफ्ट कार्ड के समय क्या बताया था? फैटी लीवर। डायबिटिक का जड़ पेनक्रियाज नहीं है। अब सारे रिसर्च पेपर आ गए, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के। ये मैं नहीं बोलता, एलोपैथी युग बोल रहा है कि फैटी लीवर ही डायबिटिक का निर्माण करने का कारण है। फैटी लिवर ही कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर ही ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी लिवर ही सारा इन्फ्लेमेशन। फैटी लिवर मदर है। ये एकमात्र ऐसी ऑर्गन है जो 70% तक जब तक खराब नहीं होता है तब तक सूचना ही नहीं देता है। यानी इसको पहली सूचना मिलते ही समझ लीजिए 70% खेल खराब हो गया। इसलिए फैटी लिवर को टाइम बम बोल के लिखा गया। और ये दुनिया के सबसे बेस्ट जर्नल टाइम मैगजीन में फ्रंट पेज पर छपा, टाइम बम इन योर बॉडी, दैट इज द फैटी लीवर। लीवर को ठीक करोगे तो कोविड में क्या मालूम पड़ा? हार्ट नहीं, लंग इज द मेन एनर्जी। इसलिए प्राणायाम, जो भारत में भी और वहां भी दोनों प्राणायाम की बात करते हैं, कि प्राण हार्ट में नहीं रहता है, प्राण लंग में रहता है। इससे पहले एलोपैथी वाले क्या बोल रहे थे? प्राण हार्ट में है। अब वो भी बोलने लगे नहीं, प्राणायाम कीजिए। तो वो लोग भी हमारी अच्छी चीजें ले रहे हैं, हम उनसे अच्छी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये आदान प्रदान चल रहा है, यही इंटीग्रेटिव है। लड़ने का नाम इंटीग्रेटिव नहीं है। तो सबको सबके साइंस से बेहतर लेना। और वो क्या कह रहा है? उसका स्किन चमक रहा था, ये बता रहा है उसमें प्राण वायु है, क्योंकि लंग एनर्जी अच्छी है। लंग एनर्जी का मतलब एक्वायर्ड एनर्जी है, यानी वो ढंग से एक्सरसाइज कर रहा है, तभी उसकी प्राण वायु 90 साल की उम्र तक अच्छी है। फिर वो क्या कह रहा है? उसके सुनने की शक्ति और उसके दांत मजबूत थे। वो अखरोट दांत से तोड़ रहा था 90 साल की उम्र में, बता रहा हूं आपको। और आपको अचंभा लगेगा, मैं अभी कुछ दिन पहले डिस्कवरी चैनल पे आदिम ट्राइबल के बारे में देख रहा था। सबके दांत चमक रहे थे,
और बाद में मुझे लगा कि हम मंजन करके दांत को मजबूत कर रहे थे, तो मंजन करने वाले के तो दांत टूट गए। वो जंगल में रहने वाले सारे आदिवासी के दांत वैसे के वैसे थे। कभी डिस्कवरी चैनल देखें तो वहां देखिएगा, जो आदिवासी एकदम ग्रामीण उसमें रहते हैं, सबके दांत सही सलामत है। तो पहले दिन से ही दांत का उपयोग करते हैं, तो दांत का एक्सरसाइज चलते रहता है, चक्कू की तरह इस्तेमाल करते हैं दांत को लोग। ठीक है। तो दांत चमकने का और कान से सुनने का संबंध किससे? किडनी एनर्जी से। इसका मतलब क्या हुआ? वाइटल एनर्जी जो अपने माँ बाप से लेकर पैदा हुआ, जो किडनी की एनर्जी है, हम अपने माँ बाप से लेकर आते हैं। क्योंकि 25 साल तक, 14 साल तक होता है, फिर 25 साल तक कुछ बचती है, वो हेल्प करती है। उसके बाद हमें एक्वायर्ड एनर्जी लेना होता है। तो पहला 14 साल जो होता है ना, धमाधम मस्त कलंदर का युग होता है, वो हमारे माँ बाप की एनर्जी होती है, किडनी में स्टोर होती है। ठीक है। तो किडनी वाली एनर्जी जो है, वह उसने उसका पीरियड बढ़ा दिया, बढ़ा के रखा उसको, डीजनरेटिव डिसीज में कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो इससे आपने क्या सीखा? कि पेशेंट को अगर ठीक रखना है तो उसके सारे वाइटल पैरामीटर आपको मेडिकली टेस्ट करने हैं लैब से, और उसको दुरुस्त करना है। क्योंकि वो ठीक किए बिना, ऑर्गन ठीक किए बिना, उससे होने वाले दूसरे जिनके नाम होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, फैटी यूरिक एसिड है, ये टाइप के, तो उसके लिए आपको ऑर्गन पर जाना होगा। और ऑर्गन को ठीक करने के लिए फिर वही है, खान पान और एक्सरसाइज आपको पेशेंट को सिखाने होंगे, तब आप अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट होंगे। अब इनकी एक और जबरदस्त कहानी है। ये क्या करते थे? घर के आगे और पीछे हर्बल उगाया करते थे, पेड़ पेड़ पौधे। और वही हर्ब जो ये टेस्ट करते थे, इनको लगता था कि ये काम के हैं, चखते थे, उस पर शोध करते थे, और वही अपने पेशेंट को दिया करते थे। जमीन का अभाव तो उस समय था नहीं, तो घर के आगे और पीछे, आज भी हमारे आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, हम घर के आगे और घर के पीछे बगान लगाते हैं। घर के आगे लगाते हैं छोटे छोटे मिर्ची, टिंडा, आलू वगैरह, और पीछे लगाते हैं गोभी वगैरह, ऐसे बड़े पीछे, छोटे आगे। फूल की क्यारियां वगैरह होती है, वो घर के आगे होती है। तो ये जहाँ शहर बन गया वहां देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांव में ये जम के है। इसके बिना लोग घर ही नहीं बनाते, सबसे पहले वो ये एक स्पेस छोड़ते हैं, फिर घर बनाते हैं। तो ये एक परंपरा सदियों से रही है। और आपको टीसीएम का ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका, कि टीसीएम में जब हम येलो एम्पायर पढ़ते हैं, तो उसके चैप्टर की पहली लाइन लिखी होती है कि उस डॉक्टर से कभी इलाज मत कराना जिसके गमले में और जिसके अगवाड़ी में, अगवाड़ा मतलब जिसके क्लिनिक के आगे पौधे सूखे हुए होते हैं। यानी जो आदमी अपने पौधों की केयर नहीं करता सकता, वो रोगी की केयर भी क्या करेगा? आप समझिए कितनी डीप साइंस है ये, डीप बातें हैं। तो ये बगान जब लगाता था, तो एक आदमी उसको क्या किया, एक पौधा ला कर दिया, नया टाइप का पौधा। बोला कि गुरुजी, आपने चिकित्सा किया, ये पौधा है। तो उन्होंने सोचा कि ये पौधा के बारे में मेरी जानकारी है नहीं, और मैं ये पौधा किसी को दे नहीं रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर के आगाड़ी में लगा दिया, कि मेरी नजर में रहेगा तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। उस पेड़ का नाम था पियोनी प्लांट। ये भारत में भी होता है, आप PEONY बोलकर अगर टाइप करेंगे तो ये प्लांट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। पियोनी प्लांट इन्होंने क्या किया, घर के फ्रंट साइड में, फ्रंट यार्ड में उसको लगा दिया। और लगाने के बाद उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, उसके पत्ते देखे, उसके फूल देखे, उसके तने को देखा, उसके हर्बल प्रॉपर्टी को जाना वगैरह, तो लगा ये कोई काम का नहीं है। और उन्होंने यह, जब वो उसका देने वाला से कभी मुलाकात या बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि ये काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है, इसके पत्ते को चखा है, इसकी स्टीम को देखा है, इसके फ्लावर को देखा है, और ये किसी भी प्रकार का हर्बल मेडिसिन नहीं है। तो मैं किसी भी बीमारी में इस पौधे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा आके पूछा, अगर ये पौधा काम का है तो मैं ऐसे और पौधे आपको गिफ्ट कर दूंगा, दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं, ये पौधा कोई काम का नहीं, इसकी कोई हर्बल प्रॉपर्टी नहीं है। और यहां से एक जबरदस्त रहस्य जन्म लेता है। एक रात को वो पढ़ रहे थे, और उन्होंने देखा कि उनकी पर्दा हिला, मध्यम रोशनी थी, आसमान में चांद था, और सारे कवि और सारे ये टीसीएम के डॉक्टर हमेशा पढ़ाकू हुआ करते थे। तो ये पढ़ रहे थे,
पढ़ते समय देखा एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। पहले कान लगाया किधर से आवाज आ रही है, इतने में पर्दा हिला। देखा उनके घर, जहाँ क्लिनिक और घर पहले, क्लिनिक आगे मकान पीछे, ऐसा ही हुआ करता था। तो आगे क्लिनिक में बैठ के वो पढ़ रहे थे, पीछे वाले रूम में उसकी वाइफ सोई हुई थी। और तो आज भी हमारे आसाम में ऐसे ही मकान है, आगे दुकान पीछे मकान। ठीक है। तो उन्होंने, जब उनका पर्दा थोड़ा सा हिला तो देखा एक औरत, बड़ी सुंदर सी औरत, लेकिन गुमसुम सी औरत, उनके क्लिनिक के आगे पेड़ों की झुरमुट में रो रही है। तो ये क्लिनिक खोले, निकले कि भाई मेरे यहाँ पर क्यों रो रही है, जरूर कोई रोगी होगी, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर के दिमाग से सोचेगा। वो पास गया तो देखा वो औरत गायब हो गई। उस समय तो कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करता था, लालटेन लेके ही जाना पड़ता था। तो ये लालटेन लेके गए, देखा तो वहां पर कोई औरत है ही नहीं। तो उसे लगा कि शायद मुझे देखकर भाग गई होगी डर के मारे। वापस आकर पढ़ने लगे, फिर देखा, फिर औरत के रोने की आवाज। फिर वापस गए, वहां कोई औरत नहीं। नो वन वाज देयर। अब इनको कुछ सुगबुगाहट होने लगी कि कारण क्या है कि मैं जा रहा हूं और वो भाग जाती है। तो चलो चुपचाप अभी दरवाजे पे खड़े रहते हैं, अगर रोने की आवाज आई तो मैं जाके उसको पकड़ूंगा और पूछूंगा क्या बात है, घबराओ मत, अगर कोई बीमारी है तो मैं ठीक करता हूँ। फिर देखा वापस सुबक सुबक के रोने की आवाज आ रही है। पहले जोर से रो रही थी, अभी सुबक सुबक के रोने की आवाज आ रही है। ये फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे गए, पेड़ के आजू देखा, बाजू देखा, कहीं क्योंकि बड़ा बागीचा बड़ा सा बना रखा था उन्होंने हर्बल का, तो देखा वहां पर कहीं भी कोई मिला नहीं। ऐसे 5-6 बार हुआ। तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी, नींद भी खराब हो गया, सुबह जल्दी पेशेंट आ जाते हैं। तो ये सब करके वो बंद उंद करके गया और अपनी वाइफ को कहा कि देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और कोई औरत रो रही है, मैं जाता हूँ तो औरत मुझे गायब मिलती है, समझ भी नहीं आता क्या करूं। तो औरत ने कहा कि चलो, अब औरत का तो एक जिज्ञासा कौतुक रहता है कि चलो सो जाओ, तुमको भ्रम हो गया होगा, पढ़ लिया, नींद आ रही है तो नींद में तुमको मति भ्रम हो गया है। अब बुढ़ापा भी तो आ रहा है तुम्हारा, तो बुढ़ापे में ये सब होता है, या तुमने कुछ चढ़ा ली होगी। ठीक है, कोई हर्बल वगैरह चख लिया होगा, उससे मति भ्रम हो गया होगा, ऐसे चखा उखा मत करो हर चीज। हर चीज को हर्बल बना देते हैं हम। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आज मैंने कुछ चखा नहीं, मैं पढ़ रहा था और मति भ्रम भी नहीं हुआ। तो इतने में उसकी वाइफ कहा कि यार मुझे भी कुछ आवाज लग रही है। अब उसकी पत्नी आई। पत्नी आया, पत्नी को साफ साफ दिख गई वो औरत कहाँ खड़ी है। उसने कहा रात का वक्त है, अब हम नहीं जाएंगे, इसको रोने दो और इसको आवाज देते हैं, अगर आती है तो ठीक है। उसने आवाज दिया तुम आ जाओ, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, भागो मत। तो वो पेड़ों के पीछे गई, फिर वापस नहीं आई। थोड़ी देर रोने की आवाज आई, फिर बंद हो गई। तो ये उसकी वाइफ ने हस्बैंड को जाने नहीं दिया दोबारा, और खुद भी नहीं गई, और दरवाजा बंद करके बोला अब सोने की चेष्टा करते हैं, सो जाओ, तब तक सवेरा होने को था। अब यहां से आपको लग रहा होगा कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की शुरुआत होती है या भूत पिशाच की बात होती है, क्योंकि मोक्षा को सबसे पहले आविष्कार ही भूत पिशाच और पड़ोसी के झगड़े से बचाने के लिए किया गया था। और आपको बताता हूँ, दुनिया में मोक्षा आज भी उन कंट्रियों पे जहां पर सख्त कानून नहीं है, या उनके प्राचीनतम जो पूजा पद्धति है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, अमेरिका तक में ऐसे हैं। तो वहां पर बाकायदा किताबें छपती है और बाकायदा सेशन चलते हैं कि भूत प्रेत को और छाया को कैसे भगाएं। और उसमें मोक्षा का इस्तेमाल होता है, मोक्षा ऑयल का इस्तेमाल होता है, मोक्षा शॉप का इस्तेमाल होता है। उस बारे में मैं कभी डिटेल में फुर्सत में बात करूंगा आपसे। तो भारत में ये झाड़ फूक में एक्ट में आ जाता है, तो आप ऐसा दावा नहीं कर सकते यहाँ पर। तो सुबह हो गई। अब औरत का स्वभाव तो औरत का स्वभाव होता है। वो गई और जहां पर औरत खड़ी थी वहां पर वो जाकर देखी कि ये औरत यहाँ छुप रही थी, कहीं कारण क्या है। तो देखा कि वहां पर पिनोय का पौधा था, वहीं पे वो औरत आके रो रही थी। वो आई और डॉक्टर साहब को लेके गई, बोला देखो मैं जहां वो औरत रो रही थी मैं आपको वहां लेके जा रही हूँ, आप आके देखिए। डॉक्टर साहब भी गए वहां पर, हुआ तो
और देखा कि पिनोय के पौधे के पास, तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के कहा, हमको लग रहा है यही रो रहा था, पिनोय ही रो रहा था, क्योंकि मैंने इसको कहा कि तेरे में कोई हर्बल गुण नहीं है और मैं किसी को इसको हर्बल प्रॉपर्टी के रूप में देता ही नहीं हूं। तो वाइफ ने जिज्ञासा से पूछ लिया कि फिर इसको लगाया क्यों है, ऐसा क्या है इसमें? तो बोला, देखो इसके पत्ते देख लिए, इसके फूल देख लिए, इसकी डंडल देख ली, इसका तना देख लिया, किसी में औषधीय गुण नहीं है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल किसी भी रोगी पे नहीं करता हूं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि फिर तो यही आपको श्राप दे रही है, यही रो रही है। डॉक्टर साहब एक बार आंख चौड़ा किए, गर्दन किए, फिर हूं किए, हंसे और आ गए। लेकिन उसकी औरत को यह महसूस हो गया कि कुछ न कुछ इस पौधे में जरूर है, पिनॉय के पौधे में। तो अब औरत बुद्धि तो औरत बुद्धि होती है, बात आई गई हो गई, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि कुछ तो है। अब आपको एक, ये यहां पर रोककर मैं एक बात और बताता हूं। आपने कभी सोचा कि प्राचीन युग में भारत के पास भी और चीन के पास भी किसी भी हर्बल मेडिसिन को जांचने की कोई मशीन नहीं थी, कोई केमिकल नहीं था। फिर उनको कैसे पता पड़ा कि तुलसी में क्या गुण होते हैं, नीम में क्या गुण होते हैं, पीपल में क्या गुण होते हैं? यानी कोई तरीका तो था जिससे वो लोग उससे संवाद करते थे। वो गुण हो सकता है नष्ट हो गया हो, उनसे बात करते हो, कैसे मालूम पड़ा कि ये धतूरा में विष होता है, अफीम में एनाल्जेशिया होता है? कोई तो तरीका रहा होगा उनके पास। तो काफी ग्रंथों में, योग के ग्रंथों में या भारतीय ग्रंथ में भी ऐसा है कि पहले के योगिक साक्षात्कार किया करते थे, उनसे बातें किया करते थे। तो ऐसा ही चीन में भी उल्लेख है कि वो लोग उनसे मतलब रूहानी संबंध बनाते थे, जिससे उनको पता पड़ता था। अब यहाँ पर खास बात आपको बता देता हूं। अब इसमें सबक क्या है? जब वातों ने कहा कि मैंने इसके पत्ते चखे, इसको सूंघा, इसके लेप को लगाया, मुझे इसमें कोई भी औषधीय गुण नजर नहीं आया। अब याद रखिएगा, टीशियम में यह सबसे बड़ा तरीका है किसी भी बीमारी के अवदान के लिए। याद रखिएगा, जो भी चीज, अब आपको ये चीजों को, टीसीएम को समझने में मदद मिलेगी कि शोर फ्लोर का होता है वो बॉडी को काम करता है, जिसका टेस्ट जो होता है बीटर होता है वो हिट को क्लियर करता है, जिसका स्वाद स्वीट होता है वो बॉडी को टॉनिफाई करता है। स्पाइसी फ्लेवर वाले में क्या करते हैं हम, कोल्ड को रिमूव करने के लिए या विंड को एक्सपेल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सॉल्टी जो भी टेस्ट होता है वो स्टेग्नेशन को हटाने के लिए करते हैं। तो अब आप अगर मेरिडियन का काम कर रहे हैं, तो मेरिडियन का चुनाव कैसे करते हैं कि हमारा जितना भी ऑर्गन है वो पेयर है, और वो एक दूसरे की हेल्प करते रहता है। अगर एक कमजोर है तो दूसरा उसकी मदद, इसलिए पेयर ऑर्गन है, यिन यांग की है, पुरुष और स्त्री के गुण की है। तो ऐसे करके हमारा पेयर बना है। तो हार्ट जो है वो बीटर को, लीवर जो है वो शोर को, स्प्लीन स्वीट को, लंग स्पाइसी को, किडनी सॉल्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए न्यूट्रिशन का और हर्बल का रोल बहुत जबरदस्त है। एंशियंट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल टेक्स्ट जो है हुआंग डी नीजिंग, जो सबसे प्रामाणिक और प्रथम बुक में से है, वो क्या करते हैं कि जब आप कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे हर ऑर्गन में उसकी विशेष एनर्जी, विशेष रस पहुंचता है। शोर फ्लावर जो होता है वह सबसे पहले लीवर में जाता है, बीटर फ्लेवर जो होता है वो हार्ट में जाता है, स्वीट फ्लेवर होता है वो स्प्लीन में जाता है, स्पाइसी फ्लेवर होता है वो लंग में जाता है, सॉल्टी फ्लेवर होता है वो किडनी में जाता है। तो ऐसे करके वह चीजें रिपेयर करने का काम करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी को भी न्यूट्रिशन फूड या दवाई देते हैं, तो क्या देखते हैं, कहीं कोई एक्सेस तो नहीं है जो उसको डैमेज कर रहा है, या डिफिशिएंट तो नहीं है जिसको हमें देने की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन का चुनाव इस ढंग से होता है। अब वापस हम आते हैं उस पर, ये बात आई गई हो गई, और पियोनी प्लांट पर बात आकर रुक गई। और वातो ने जो एक बात बोला था, उसकी बीवी के कान में वो गूंज रही थी कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा गुण नहीं है, मैंने तुम्हारे सर से लेके तुम्हारे टो तक को देखा। और पियोनी के पेड़ के बारे में उन्होंने पियोनी के पेड़ के पास खड़े होकर यह कहा कि मैंने इसके सर से लेकर पैर तक देखा, इसके पत्ते को सूंघा, इसके पेस्ट को अप्लाई किया, इसको उबाल कर पिया, लेकिन इसमें कोई भी औषधीय गुण मुझे नहीं मिला।
ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि वो औरत कहीं न कहीं इस पियोनी से या तो कोई शापित चीज है, कोई रूह है, कोई छाया है जो ये पियोनी के पास आई है, या फिर ये पियोनी ही कुछ संदेश हमारे डॉक्टर को देना चाह रही है। तो अब यहाँ पर बात आई गई हो जाती है, दोनों सोने चले जाते हैं और बहुत दिन निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक जबरदस्त चीज उत्पन्न होती है, और ये जबरदस्त चीज पूरी मेडिकल साइंस को बदल के रख देती है। और वो ये होता है कि उसकी बीवी को कुछ दिन बाद पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर औरत का ये होता है, उनकी बीवी को भी हुआ। लेकिन जब हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो पानी की तरह बहने लगे, यानी वहां पर वो लेक है झरने की तरह। झरने की तरह है, हम समझ सकते हैं कि वो पानी की तरह बहने लग गया, यानी रोके ना रुके। और उसको बहुत बार अपने, पहले के लोग वहां पर उल्लेख है कि गंदे कपड़े, और इंडिया में भी हम लोग कल तक यही वर्ड करते हैं कि गंदे कपड़े इस्तेमाल कर लो। तो वो काफी घर के जितने भी गंदे कपड़े इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अब उसको यकीन आ गया कि उस रात रोने वाली या तो भूतनी थी, या फिर पियोनी थी, या पियोनी के वृक्ष पे कोई भूत आया था। तो आज उस पेड़ को उखाड़ के फेंकती हूँ। ये छाया आने के बाद गड़बड़ होना शुरू हो गया। वो पियोनी के पेड़ के पास गई और उसको उखाड़ा कि आज मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी छाया से कुछ तो है। जो ये होने के बाद गड़बड़ होने लग गया, मेरा माइंड भी खराब हो गया, हस्बैंड को भी 5-5 7 साल हो गया, मैंने भी देखा, रोते हुए गई, अब सुकून हो रहा है, हटाओ। हम तो बिल्ली को रोने को भी अब सुकून मानते हैं, रात को उठ के उसको भगाते हैं, हटाओ। और रोती हुई बिल्ली भी पसंद नहीं। तो जैसे ही उखाड़ा तो उसकी जड़ जो थी ना, वो उखाड़ा, और उखाड़ने के साथ साथ उसकी जड़ जो थी वो उसको एक बार के लिए ठहर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हस्बैंड से कोई चूक हो रही है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके सर से लेके पैर तक देखा, तना देखा, फूल देखा, पत्ती देखा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहीं ये नहीं कहा जड़ देखा। लेकिन जब वो हस्बैंड को समझती थी, क्योंकि हस्बैंड में एक ईगो होता है, और जब वो पहली बार उसको कही थी कि प्योनी की आत्मा आ गई है, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, और वो काफी देर तक अपनी पत्नी से बात नहीं किए थे। तो पत्नी को समझ में आ गया था कि इनको कोई भी प्रकार का ज्ञान देने से इनको हर्ट होता है। तो इसलिए मैं कुछ करके देखती हूँ कि कहीं इसके जड़ में वो बात तो नहीं है। उसने जड़ को उबाला और उबाल के पिया, और पीने के साथ साथ उसका सूप बनाया, वहां सूप का उल्लेख है। सूप का मतलब बॉयल करके पीने के लिए। और एक चमत्कार, जो 3 दिन से ये तड़प रही थी, 3 दिन से ब्लड फ्लो पानी की तरह बह रहा था, भयंकर कमजोरी आ गई थी और इसे हिला भी नहीं जा रहा था, तब इसे लगा कि ये काम करना चाहिए। जैसे ही उसका जड़ का सूप पिया, आधे दिन में ही उसका ब्लड फ्लो रुक गया। और जब उसका ब्लड फ्लो रुक गया, तब उसको लगा कि कुछ बात है। वो हस्बैंड के पास गई और उसको पूरी दास्तां सुनाई। तब हस्बैंड को लगा, और उन्होंने स्वीकार किया। महान व्यक्ति हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, तो उसके हस्बैंड ने वहां लिखते हैं बाकायदा कि हस्बैंड ने पहली बार अपनी बीवी को धन्यवाद बोला कि हो सकता है मैं अपने ज्ञान के घमंड में ये चीज नहीं देख पाया। इससे सबक क्या मिला? अगर पेशेंट आपके पास आके बोले डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, तो कभी भी ये नहीं कहना अरे हमने सब कुछ दिया, मौका दिया और दिया, टाइम लगता है ना, 20 साल हो गया है। नहीं, आपको रीथिंकिंग करने की जरूरत है। या तो डायग्नोसिस गलत है, या ट्रीटमेंट गलत है, कुछ तो गलत है। या नए ढंग के ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, या पेशेंट से और कोई बात पूछने की जरूरत है। हर चीज में सबक है, हर कहानी में सबक है। तब उस डॉक्टर ने कहा कि प्योनी आज से मेरे गार्डन में हर्बल मेडिसिन घोषित हुआ। और तब से लेके आज तक प्योनी हेवी फ्लो की प्रथम दवा में से गिना जाता है। अब यहाँ पर आपको एक खास बात बता, मैंने बोला नाम जरूर पूछा करो। प्योनी का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका नाम होता है शाओ याओ, चाइना में। उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। देखिए कितनी चमत्कार है। तब उनको लगा कि अरे, मैंने इसके नाम के अर्थ पे क्यों नहीं गया। तब उसको हुआ, तो को रियलाइज हुआ, अरे इसका नाम ही तो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब औरत का ब्यूटी का इसके साथ संबंध है। औरत की ब्यूटी का संबंध हेमोग्लोबिन से है, हेमोग्लोबिन का संबंध पीरियड से है। तो सीधी सी बात है, आज तक ये थ्योरी चेंज नहीं हुई
और ब्यूटी कॉस्मेटिक में हम लोग सबसे पहले कुछ भी कॉस्मेटिक कर लीजिए, जब तक हेमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा पेशेंट ठीक नहीं होगा। इसीलिए एक्यूपंक्चर के सिद्धांत में भी कहा कि जिसको ऑक्सीजन कम होगा हेमोग्लोबिन टेस्ट, थकावट होगी हेमोग्लोबिन टेस्ट, चेहरे पे काम करना है तो हेमोग्लोबिन फास्ट। तब यहां से मालूम पड़ा कि अरे ये मिस हो गई, तो आपको क्या है, हर पॉइंट का नाम सुनना चाहिए। तो अब आपको लगेगा कि सर ये बातें तो सब सुनने में अच्छी लग रही है, कहानी भी अच्छी है, हुआ तो इतने जबरदस्त थे क्या, मिरेकल ही करते रहते थे क्या, सामान्य काम भी किए होंगे क्या, मिरेकल सर पुराने लोगों की आदत थी फेंकने की, फेंक दिए होंगे सर, और चेले उसी के रहे होंगे, किताब लिखने वाले लिख दिए होंगे गुरुजी को फेमस करने के लिए। हो सकता है ऐसा। या सर मिरेकल आज का डॉक्टर लोग तो नहीं मानता, अब कहीं एग्जैगरेटेड करके या इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिया, तो चलिए वो भी बात कर लेते हैं। हुआ तो साउंड मिरेकलस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो अपने समय का प्रथम था। क्या आज पेट खोल के सर्जरियां नहीं हो रही, क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हो रहा, सब चीज हो रहा है, लेकिन अब नामकरण हो गया, उस समय नामकरण नहीं था। उस समय इम्पॉसिबल था, लेकिन इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हुआ। तो मॉडर्न मेडिसिन और एंशिएंट मेडिसिन काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम दोनों कर रहे हैं। आज वो चीजें और आसानी से हो रही है, उस समय ये मुश्किल की चीज थी। आज एनेस्थेसिया और एनाल्जेसिया दोनों मौजूद है। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो उन्होंने पिलाया था उस पे भी बात कर लेते हैं। आज का समय उल्टा ज्यादा सुरक्षित इलाज करने वाला युग है, ज्यादा अच्छा से डायग्नोसिस करने वाला है। वातों ने रास्ता जरूर दिखाया। इम्पॉसिबल उस समय का हो सकता है, लेकिन हमारे समय का इम्पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को अम्पेंडिक्स का हो, 2 मिनट में ऑपरेशन थिएटर पे लेटा के ऑपरेशन हो सकता है बिना किसी खतरे के। 100% जिंदगी बचाई जा सकती है। अब आते हैं कि उस समय में, अभी में एक ही अंतर है, मैं आपको बता दूं, उस समय का नामकरण मिस्टीरियस है, टर्मिनोलॉजी अलग है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वो 7,000 साल 6,000 साल पहले लिखा गया है। मॉडर्न मेडिसिन तो अभी 300 400 साल पहले आया है, तो इनकी टर्मिनोलॉजी वो कैसे लिखते। तो उन्होंने अपने ढंग से नाम लिखा, इन्होंने अपने ढंग से नाम लिखा, लेकिन काम दोनों ने एक जैसा ही किया। वो अपनी स्थिति में किया, मॉडर्न मेडिसिन अपनी स्थिति में कर रहा है। अब आते हैं कि उन्होंने एनाल्जेसिया के बारे में कहा था, उस पर भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल जो उस समय दिया था कि पेन जो था, तो जो पेट का था, तो मॉडर्न जो एलोपैथी डॉक्टर जो एक्यूपंक्चरिस्ट बने, उन्होंने फिर उनका अनुवाद, पहले उन्होंने अनुवाद किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का ऑपरेशन किया, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, उसके पास होने की वजह से वो मामला अपेंडिक्स का था, वो साइन एंड सिम्टम अपेंडिक्स के थे, तो एक नई टर्मिनोलॉजी टीसीएम में जोड़ी गई अपेंडिक्स की। ये टर्मिनोलॉजी टीसीएम की नहीं थी, तो वो उन लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट मानकर लिखा करते थे। इसी तरह आज हम लोग देखिए, पैरासाइट्स के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी है कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं या बाहर से जाते हैं। उस समय उन्होंने जब लिखा था, तो उन्होंने क्या लिखा था, एक बड़ा सा स्नेक्स मुंह से निकाला। तो जब तक मॉडर्न मेडिसिन को हम नहीं समझेंगे, हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने किताब में जो लिखा उसका अनुवाद कर क्या किया गया कि बड़ा सा स्नेक्स, अगर आपने बच्चों के पेट में कृमि देखा हो तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। आप अगर बच्चों के लेट्रिन से कृमि निकलते हुए देखेंगे, वॉर्म को निकलते हुए देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा वो पेट में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जब उनको दवा दी जाती है तो सुबह जब पहली लेट्रिन में काफी निकलते हैं, तो आप पानी में डालेंगे, तो पानी में वो 2 3 दिन में अपने साइज से 3 4 गुने हो जाते हैं। तो वॉर्म के बारे में लिखा। तो आज हम क्या लिख रहे हैं, जो स्नेक्स था उस समय का, आज के लिए वो टेप वॉर्म हो गया। इसी तरह उन्होंने काफी ज्यादा चीजें हैं, तो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ। माफाइशेन जो उन्होंने पिलाया था, और पिला के ऑपरेशन किया करते थे, तो वो दवा इंजेक्शन से नहीं देते थे, वो पिलाते थे सूप में, और वो थी मॉर्फिन।
और मॉर्फिन पे अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे, उनको पता था कि उनकी पूरी इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगी अगर मॉर्फिन लोगों ने ऐसे ही लेना, उनको दवा बेचना था। आज भी कैंसर रोगी का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मॉर्फिन ड्रग्स होता है, उसमें जबरदस्त कैपेसिटी होती है दर्द को दूर करने की। और मॉर्फिन आयुर्वेद में भी दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। हर किसी को इसकी इजाजत खेती करने की नहीं है। गांजा, भांग, अफीम, ये सब आयुर्वेद के हिस्से हैं, चीन के टीसीएम के हिस्से हैं। गवर्नमेंट के रोक के चलते ही इसका उत्पादन लिमिटेड होता है और ड्रग्स इंडस्ट्री के थ्रू फिर दवाइयां बनकर आती है, जबकि इसका सेवन आप आराम से कर सकते हैं आयुर्वेदिक के तरीकों पे या टीसीएम के तरीकों पे। तो उस समय का बाद में ये हुआ कि वो मॉर्फिन की बात कर रहे थे। अब देखिए अपने समय से वो कितना आगे था, क्योंकि मॉर्फिन को डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, नेचर का चीज है, लेकिन इसका एक प्रोसेस मैकेनिज्म है। तो उनकी हर्बल पे कितनी जबरदस्त नॉलेज थी एक्वापंचर के अलावा। तो ये बातें, और आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर मेरे को जहां तक याद आ रहा है, जर्मन साइंटिस्ट ने 1805 में जाकर ये केमिकली आइसोलेटेड करना सीखा, 1805 में। यानी उससे 1600 साल पहले हुआ तो इस मॉर्फिन का इस्तेमाल कर रहे थे। उन 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री में ये एनेस्थेसिया का इस्तेमाल हुआ, 19वीं सेंचुरी। तो आप समझ लीजिए करीबन 1,500 से 1,500 साल पहले की बात थी। और ये उनकी किताबों में लिखी हुई है, किताब तो बाद में नहीं लिखा गया ना। काफी ज्ञान इनके उस समय, चूंकि पत्रों को उस पे लिखा जाता था, पत्तों पे, इसलिए काफी किताबें उनकी नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी उनके जो चेले थे उनको आगे बढ़ा रहे थे, तो उनमें काफी किताबें मिली, जिससे ये नॉलेज आज तक अकाट्य रूप से उनका हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन अब इस पे कायरोप्रैक्टिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी और है, जो मैं एक छोटे से ब्रेक के बारे में कायरोप्रैक्टिक में भी दे दूंगा। खाली एक छोटा सा पॉज ले लेता हूँ ताकि आप लोग पानी नहीं पी ले। पॉज लें। उन्हीं के समकालीन में हुआ तो के समकालीन में वुपू फेन ई ली दांगजी बहुत फेमस एक्यूपंक्चरिस्ट थे और टीसीएम के जनक थे। और उन लोगों ने भी हुआतो की इतनी इज्जत की कि इनके द्वारा जो विकसित किए गए थे, जिसमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट था, ची गोंग ट्रीटमेंट था, एक्यूपंक्चर के हुआतो जियाजी पॉइंट्स थे, हर्बल मेडिसिन थे, और कुछ जो 5 प्रकार के जानवरों के ऊपर बेस बनाकर उन्होंने एक्सरसाइज किए थे, और कुछ हर्बल चीजें बनाई थी। वो सब वो लोगों ने भी इस्तेमाल किया और अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे थे, जबकि आमतौर पे कंपटीटर और समकालीन डॉक्टर एक दूसरे की चीजों को करते नहीं है। उनको लगता है कि भाई उनका वो नाम होगा और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। लेकिन ये एक अच्छा उल्लेख वहां पर देखने को मिलता है। और यहाँ उनके जो शिष्य जो इनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिनका नाम वूपू था, वो 100 साल तक जीवित रहा। और ऐसा उसमें लिखा गया, और 100 साल से ऊपर के तो चीन में काफी उल्लेख हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर एक, मैं इसको अब छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है, और ऐसे करके अभी 1 घंटा लगभग और लग जाएगा, तो इतना टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट तरोताजा होकर फिर उसके कायरोप्रैक्टिक के बारे में, कि हुआ तो नहीं क्या क्या कायरोप्रैक्टिक किया, और एक्यूपंक्चर के कायरोप्रैक्टिक के बारे में, और मॉक्सिबेशन के बारे में। फिर हम एकदम क्लिनिकल बात तक की एक अलग क्लास इसके बाद शुरू करेंगे। तो ये कहानी सिर्फ एक जिस्ट को समझने के लिए और एक मनोरंजन वाले दिमाग से किया, कि आप अपने इतिहास को, अपनी चीजों को, काम करने के तरीकों को, लोगों के काम करने के तरीकों को समझ जाइए, उससे चीजें आसान हो जाती है। वातो जियाजी पॉइंट के बारे में ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि वातो जियाजी A to Z मेरिडियन को और A to Z डिसीजेज में इस्तेमाल होने वाला पॉइंट है, बशर्ते आपको काम करना आता हो। तो अब यहाँ पर जो इसका पटाक्षेप है वो मैं कर देता हूँ, कि इसी हुआतों का सर उड़ा दिया गया वहीं के राजा ने। कहानी ऐसी है कि राजा को भयंकर सरदर्द होता था, और हुआ तो उस समय तक कई प्रकार के सुपरफिशियल ऑपरेशन और पेट के ऑपरेशन के उस्ताद में इनका नाम था। छोटे मोटे ऑपरेशन के बारे में तो समकालीन डॉक्टरों के जो नाम दिया मैं, वो लोग भी करते थे, जैसे घाव, अल्सर,
गैग्रीन, इस टाइप के ट्रीटमेंट वो लोग करते थे। युद्ध में चोट वोट लग जाते थे तो उनकी सिलाई वगैरह करना, और ना कटे हुए अंग को, जो सेप्सिस हो जाता है उसको हटाना वगैरह, इस टाइप के उल्लेख कई ग्रंथों में अलग अलग ढंग से वहाँ है। तो वो छोटी छोटी चीजें तो हो रही थी उस समय, उनके समकालीन में शुरू हो गया था। अब राजा के सर में दर्द हुआ, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो राजा ने इसको बुलाया। और तब तक क्या होता है कि कुछ ईर्ष्यालु लोग भी तैयार हो जाते हैं राजघराने में। चूंकि एक सेनापति का प्रकरण हो चुका था राजा के घर में, काफी उनके रिश्तेदार इनसे ठीक हो गए, जो राजघराने के डॉक्टरों से होता नहीं था। और राजघराने के डॉक्टरों ने लगा कि ऐसा रहा तो ये राजा के करीब हो जाएगा, और राजा के करीब हो गया तो फिर हमारी कौन पूछेगा। तो बेहतर होता है अगर कोई इस पे करेगा तो राजा फिर उसके पीछे पड़ जाएगा, तो राजा के हाथ ही इसको मरवा दो। तो हुआ क्या, राजा को भयंकर सर दर्द था, और उस वक्त इसको लगा कि सर में एक हल्का सा सुराख करके उसके दबाव को कम करके इनके सर दर्द को ठीक किया जा सकता है, वहाँ कहीं ब्लड रिलेटेड कुछ इशू है। तो ऐसा इस वक्त भारत के एक बहुत बड़े योगी के साथ भी अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, और उनका फिर मतलब उनको एक तरह से मृत्यु के मुंह से ही वापस लाया गया था। तो इस मामले में हुआ तो उससे सलाह ली गई, तो उन्होंने कहा कि सर में एक सुराख करके हम कुछ ब्लड को वहां से लेंगे और फिर कर देंगे। उसका कॉज जो है उन्होंने बताया कि ऐसा एम्बोलिज्म हुआ है, और ये इसी का कारण है। अब उनके जो राजा के डॉक्टर थे उन्होंने राजा के कान में डाल दिया कि सर ये आपको मारना चाहता है, इसकी इच्छा अब राजा के गद्दी पर पड़ चुकी है सर। राजा लोग प्राय जो बड़े लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो थोड़े कान के कच्चे तो होते ही हैं। उन्होंने 97 साल की उम्र में, सोचिए, वो प्रैक्टिस कर रहा था, 97 ईयर्स में वो प्रैक्टिस कर रहा था। 97 ईयर्स की उम्र में राजा ने उसका सर कलाम कर दिया। लेकिन सर कलाम करने के बाद भी वो आदमी आज तक TCM में जिंदा है, और उन्हीं के पॉइंट का नाम है हुआतो जियाजी पॉइंट्स, जिस पर हम लोग काम करना सीखेंगे अच्छे तरीके से, जिसमें मॉक्सिबेशन सीखेंगे, एक्यूपंक्चर सीखेंगे, तरीके सीखेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, व्यवहारिक ज्ञान के लिए आपस में कुछ पॉइंट के लिए मिलना जरूरत है, कायरोप्रैक्टिक के लिए और कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर के लिए। दूर से आप ज्ञान ले सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस होना और हाथ को सीखना बड़ा जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं दिल्ली बॉम्बे जब भी आपसे मिलूंगा तो वहां पर व्यापक करूंगा, लेकिन चीजें मैं आपको ऑनलाइन भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन उतनी ही रिस्क लें जितने रिस्क की काबिलियत आप में है, इस वार्निंग के साथ। वो काम ना करें जो आप पहली बार कर रहे हैं, वो काम जरूर करें जो आपका किया हुआ है उसमें मॉडिफाई कर लीजिए। अगर किसी गुरु के अंडर में ट्रेनिंग लिया हुआ है आपका, मौजूद रहकर, और काम किया हुआ है क्लिनिक में, तो आप जरूर इसको कीजिएगा। अन्यथा बहुत सारे सेफ तरीके भी हैं, वो भी मैं आपको सिखाते और बताते चलूंगा। तो आगामी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उसमें, जिसमें होंगे सिर्फ और सिर्फ साइटिका 2 के हमारे स्टूडेंट्स, जिस पर हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल आपसे इजाजत लेता हूँ। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। मिस कॉल करने के लिए है 7002506486। आपको कोई भी अगर जानकारी का आंसर ना मिले तो इस पे कर सकते हैं, और आंसर मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे, जो फोन नंबर है 9435021306 पे। इस पे कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है। और हर मैसेज में नीलम जैन दोषी का नंबर दिया रहता है, वो हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएगी। और हमारे फ्री के वीडियो देखने के लिए लाइफ विद खंडेलवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर हम फ्री के वीडियो देते रहते हैं, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट को हर प्रोग्राम से हम 10% क्लास फ्री देते हैं, तो उसी प्रक्रिया में ये भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और जो नए स्टूडेंट है हमारे किसी भी प्रोग्राम में अगर शामिल होना चाहते हैं, तो वो संपर्क नीलम जी से या 9435021306 पर मैसेज डाल के डिटेल पता कर सकते हैं। अगर इन दोनों से जवाब न मिले तो आप हमारे फ़ोन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब तक आप यूट्यूब पे हमारे 200 से ज़्यादा फ्री के वीडियो हैं, तो उसका आनंद आप लीजिए। और आने वाले क्लास में क्या होगा उसका जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप के जो मोटिवेशन है वो कैसे करेंगे, पॉइंट का लोकेशन कैसे ढूंढेंगे,
उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, किस बीमारी में क्या लेंगे। साइटिका में तो हम बताएंगे बताएंगे, दूसरी बीमारी पे जैसे जैसे बारी आएगी वो बताएंगे। इससे बेस्ट रिजल्ट कैसे लेना है, क्योंकि ये वो वैसा पॉइंट नहीं है जिसमें निडल लगाया और काम हो गया। यहाँ निडल लगा के काम करने की कला आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आती है तो वो बेमानी हो जाता है। जैसे मैंने एक पेड़ का एग्जांपल दिया, वैसा हो जाता है। आपको गहराई तक जाना होगा, जड़ तक जाना होगा। ये हुआ तो कि जीवन का एक मैसेज था कि किसी भी चीज को ऊपरी सतह पर मत देखो, बीमारी का इलाज के लिए आपको जड़ तक जाना होगा। तो जड़ तक जाने की चीजें बताऊंगा और सिखाऊंगा, और वहां पर बहुत कुछ होता है। बम्बू कपिंग होता है, मोक्सा कपिंग होता है, वूल कपिंग होता है, कैंडल कपिंग होता है, एडेसिव कपिंग होता है, निडल कपिंग होता है। तो काफी कुछ होता है, वो अच्छा एरिया लेकिन डेंजर एरिया है। वहां पर हर किसी को आने की नहीं, जैसे आईसीयू में हर आदमी को जाने की इजाजत नहीं होती। डॉक्टर भी जाते हैं तो स्वच्छता के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर वही आदमी इस पॉइंट पे जा सकता है जिसको सफाई के साथ, ज्ञान के साथ, समर्था के साथ, परिष्कृत हाथों से काम करना आता है। बराबर। और जिनको नहीं आता है उनको सिखाएंगे, जिनको आता है उनसे करवाएंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत, बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ। नमस्कार।